इमोशनल इंटेलिजेंस यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। हम हमारी भौतिक बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु भावनिक बुद्धिमत्ता के बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में भावनिक बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सिखाया नहीं जाता है। इसलिए जब पदवी उपरांत छात्र रोजगारक्षम हो जाता है तो संगठन स्तर पर किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, इसका ज्ञान उसे नहीं होता है। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर उसे अनेक भावनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति को जो किसी कार्यालय में जाकर काम कर रहा है, उसे अपने काम के साथ साथ वहाँ के अन्य साथियों के साथ भी व्यवहार करना पड़ता है। जीवन की राह में उसे अनेक संकटों का तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों का उसके व्यवहार पर, बोलचाल पर तथा किसी बात पे रिएक्ट करने पर असर होता है। बहुत बुद्धिमान, कार्य तत्पर तथा अनुभवी कर्मचारी अगर अपने भावनाओं पर संयम नहीं रख पाता है या उसके व्यवहार से अन्य साथियों को अन्य साथी के बर्ताव और भावनाओं पर असर होता है तो संगठन स्तर पर संघर्ष की स्थिति आ सकती है। किसी उच्च अधिकार पद पर ऐसा असंयमी, चिड़चिड़ा व्यक्ति अगर विद्यमान हो तो संगठन प्रगति की ओर जाने के बिना निचले स्तर पर आ सकती है। इसलिए हर एक संगठन में भर्ती करते समय आजकल उम्मीदवार की भावनिक बुद्धिमत्ता जानने की या मापन करने की कोशिश की जाती है। पिछले साल से हम सभी कोविड-19 के दुष्ट चक्र में फंस गए हैं। इस महामारी ने सारे विश्व को झंझोड़ कर रख दिया है। बार बार लॉकडाउन का सामना हमें करना पड़ रहा है। ऑनलाइन व्यवहार, वर्क फ्रॉम होम, बाहर जाने पर पाबंदी और कोरोना का डर, इन सभी बातों का असर हमारी भावनाओं पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार हम हमारी भावनाओं को संयमित कर सकते हैं तथा किसी संगठन में कार्य करते समय किस प्रकार हम भावनिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए आज का यह वेबिनार आयोजित किया गया है। सीपी एंड बेरार महाविद्यालय नागपुर तथा महिला महाविद्यालय अमरावती इनके बीच हुए एमओयू के तहत इस वेबिनार का संयुक्त रूप से आयोजन हमने किया है। इस वेबिनार में पूरे भारत में से प्रतिनिधि जुड़ गए हैं, जैसे महाराष्ट्र, आसाम, ओडिशा, बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, इन सभी प्रांतों से इस वेबिनार में छात्र, शिक्षक, प्राध्यापक, प्रपाठक, व्यावसायिक तथा गृहिणी जुड़े हुए हैं। सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इन सभी को मैं धन्यवाद देते हुए सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार में अध्यक्षीय स्थान पर सीपी एंड बेरार महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलिंद बारहाते उपस्थित है। मैं उनका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। वेबिनार के उद्घाटक के रूप में महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुषमा देशमुख है, किंतु किसी अनिवार्य कार्य की वजह से वह आज हमसे जुड़ नहीं पा रही है। अब उनके विचार, उनके सहयोगी यहाँ प्रस्तुत करेंगे। मैं डॉक्टर अंकुश गिरी सर से विनंती करती हूँ कि वो देशमुख मैडम की ओर से इस वेबिनार के उद्घाटन पर मार्गदर्शन करें। अंकुश गिरी सर। नमस्कार मैडम। महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुषमा देशमुख मैडम कुछ निजी कार्य जो है कॉलेज से संदर्भ में इसमें बिजी है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व मैं यहाँ कर रहा हूँ। उपस्थित आज के वेबिनार के अध्यक्ष आदरणीय मिलिंद भराटे सर, प्रिंसिपल सीपी बेहरा ईएस कॉलेज नागपुर, तथा आज के प्रमुख वक्ता माननीय श्री मिलिंद EI एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट्स, तथा संपूर्ण भारत से उपस्थित सभी प्राध्यापक, छात्र, मान्यवर, सभी लोगों का मैं यहाँ अभिवादन करता हूँ। और आज का जो वेबिनार है, इसका जो मेन थीम है, जो विचारधारा है, इमोशनल इंटीग्रेटर्स, एसेंशियल सॉफ्ट स्किल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इस विषय पर, इस विषय धारा पर हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर सुषमा देशमुख मैडम
इनके विचार मैं यहाँ व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम यह जो विषय है, यह हमारे भारत में, हमारे सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अत्यंत महत्वपूर्ण और इस पर विचार करने की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर आज का यह जो वेबिनार आयोजित किया है, तो इसमें सबसे प्रथम जो कुछ बातें हैं, जिस पे हमें गौर करना चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर का अगर हम विचार करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन में सॉफ्ट स्किल का अपने जो सहयोगी कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो प्राध्यापक है, जो कर्मचारी है, इनके विचारधाराओं का, इनका इमोशनल जो लेवल है, इनका विचार करना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें जो क्रिएटिविटी है, जो इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिविटी है, हर इंस्टीट्यूशन की एक क्रिएटिविटी रहती है, एक कल्पना शक्ति रहती है, एक सृजनात्मक विचारधारा रहती है। उस सृजनात्मक विचारधारा के अंतर्गत यह जो समस्या आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में जो विद्यमान है कि इमोशनल बिहेवियर है, इसके अंतर्गत हमें उनका विचार करना चाहिए। जैसे यहाँ एक लीडरशिप, यह भी एक मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के जो प्रधानाचार्य है और जो काम करने वाले सभी प्राध्यापक कर्मचारी हैं, तो उनको एक लीडर के स्वरूप में एक विचारधारा प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है। सभी जो प्राध्यापक है, कर्मचारी है, हर किसी की एक व्यक्तिगत शैली रहती है, उनका एक अपना अस्तित्व रहता है और उनकी एक अपनी क्रिएटिविटी रहते हैं। उसके अंतर्गत इन बातों का अगर ख्याल रखा जाए, तो हमारा इंस्टीट्यूशनल जो वर्क है, जो सक्सेस है, वो अच्छी तरह से हम हासिल कर सकते हैं। इसमें टीम वर्क अत्यंत आवश्यक है। टीम वर्क के सिवा हम यह कार्य सरलता से कर नहीं सकते। इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी आता है और इमोशनल इंटेलिजेंस भी आता है, जिसके अंतर्गत सेल्फ अवेयरनेस, सभी जो प्राध्यापक है, कर्मचारी है, इनका सेल्फ अवेयरनेस होना अत्यंत आवश्यक है। और जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारे यहाँ कार्य करने वाले सभी प्राध्यापक और कर्मचारी, इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनका जो आत्मविश्वास है, यह अगर दृढ़ है, तो हमारा इंस्टीट्यूशनल जो वर्क है, हमारा जो सक्सेस है, वह अच्छी तरह से कार्यान्वित हो सकता है। और इसमें एरिस्टोटल, इन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण एक बात कही है कि जो टेम्पर जो है, जो क्रोध है, उसके पीछे जो रीजन है, अगर वह हमें ज्ञात होता है, तो हम उस पर अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। डैनियल गोलमेल, इन्होंने भी यह कंसेप्ट अच्छी तरह से व्यक्त किया है। अगर यह विचारधारा अगर हम अच्छी तरह से ज्ञात करें और इसका इम्प्लीटेशन हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर हम करते हैं, तो निश्चित स्वरूप यह जो कार्य है, इंस्टीट्यूशनल जो सक्सेस है, यह हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो यही विचारधारा, और इस विचारधारा के अंतर्गत अन्य मुद्दों पर जो विशेषपूर्ण है, इस पर आज हम विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और निश्चित स्वरूप से हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे संस्था के लिए, हमारे कॉलेज के लिए इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ मैं हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर सुषमा देशमुख मैडम, इनके विचार यहाँ व्यक्त किए हैं और इस वेबिनार को शुभेच्छा देते हुए मैं यहाँ मेरा मनोगत पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट से नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप अपने ऑडियो तथा वीडियो म्यूट करेंगे या बंद रखेंगे। आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर मिलिंद आपटे जी का अल्प परिचय मैं आप सबसे करवाती हूँ। डॉक्टर मिलिंद आपटे आप MA साइकोलॉजी है, MBA तथा आचार्य
आचार्य पदवी आपने प्राप्त की हुई है। आपने अपनी प्राइमरी ट्रेनिंग अल्बर्ट एल्स इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क यूएसए से प्राप्त की हुई है। आपने चाइल्ड साइकोलॉजी तथा एडोलसेंस इस विषय में डिप्लोमा किया हुआ है। आपने टोरंटो कनाडा के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग हासिल किया हुआ है। आपने आचार्य पदवी सोशल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप में प्राप्त की है। आपने अभी तक 15,000 से ज़्यादा छात्रों का, 500 से ज़्यादा व्यावसायिकों का तथा 200 से ज़्यादा उद्यमियों का समुपदेशन किया हुआ है। आपने बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट मॉड्यूल डेवलप किए हुए हैं। आपने 25 वर्ष पूर्व NRPL इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की है जो HR सॉल्यूशंस पर काम करती है। आपने बहुत से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी संबोधित किया हुआ है। आप अपने खुद के टॉक शोज अरेंज करते हैं तथा एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉई रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए भी आप सेशंस लेते हैं। ऐसे एक उत्तम मानसशास्त्रज्ञ आज हमारे बीच में है। सोशल तथा इमोशनल इंटेलिजेंस यह आपका कोर सब्जेक्ट है। मैं शब्द सुमनों से आपका स्वागत करती हूँ तथा आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप आज के विषय इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एसेंशियल सॉफ्ट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। आपटे सर। सभी पार्टिसिपेंट्स से नम्र निवेदन है कि वो अपना माइक तथा वीडियो बंद रखें। आपटे सर। Yes, ma'am. I mean. मॅम तुमचा म्यूट वरती आहे मेधा मॅडम. यस सर. यस. बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं निवेदन करती हूँ कि वो अपना वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट रखें और मैं मिलिंद आपटे सर से विनंती करती हूँ कि सर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ये जो कोर सब्जेक्ट है इसके ऊपर आप अपना भाष्य शुरू करें. थैंक यू सर. थैंक यू. ये कौन है? ये कौन लड़की है? इसका ये वीडियो ऑन है, उसका बहुत आवाज आ रहा है. अगर आपके लेवल पे इसको अगर आप म्यूट कर सकते हो तो अच्छा रहेगा. यस, इसमें देख रही हूँ.
एंड्रॉइड ब्लूरॉइड नाम से है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है वहां से। अगर वो ऑडियो भी ऑफ करेंगे ना मैम तो आप चल जाएगा। वाटर है क्या आपके पास एक्स्ट्रा? हेलो, सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि प्लीज वो अपना ऑडियो और वीडियो म्यूट करें, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी। they are not getting you. हाँ फाइन, उनका अभी तक वीडियो चालू है बट ठीक है, एटलीस्ट आवाज नॉइस तो थोड़ा कम हो गया। एनीवे, सो continuously अंकित, सुनील, आपका भी वीडियो चालू है, आप कृपया वीडियो ऑफ करें, बैंडविड्थ बहुत जाती है। ये दिस लेडी एंड्रॉइड ब्लू वाली कौन है, इसका अभी भी वीडियो चालू है, आप अपना वीडियो बंद करेंगे प्लीज। एनीवे, मैं भी अभी थोड़ा डिस्कनेक्टेड था, तो आपको सुनाई दे रहा है मगर मैम मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? Yes sir. Yes, sir. properly. That's great. Okay. So anyway, let us start having little discussion on emotional intelligence and its behavioral organizational behavior requirement. वैसे ये सब्जेक्ट थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है, और ये समझने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे थ्योरी बुक्स और ऐसे रेफरेंसेस आपको कम मिलेंगे। और एनीवे, बहुत बीच बीच में आवाज आ रही है, पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे तो अच्छा होगा। मैं आपको बोलने का जरूर मौका दूंगा, जब सवाल पूछे जाएंगे तब आपको जरूर मौका मिलेगा, तब तक आप अपने आप को जरा म्यूट करेंगे। फाइन, ओके। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक बुद्धियांक, मैडम ने मेरी काफी तारीफ भी की और मुझे स्पेशलिस्ट बोला। पहले अपने आप को थोड़ा इसके ऊपर ब्रीफ कर दूं कि एक मैं मानस शास्त्र का अभ्यासक हूँ और इमोशनल इंटेलिजेंस ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, तो आपका अभ्यास, आपका एक्सपीरियंस और आपका जो एक्सपोजर है उसके आधार पर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात शुरू करता हूँ तब सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैंने व्हाट इज इंटेलिजेंस इसके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहिए। मेरे सामने जितने साइकोलॉजिस्ट क्वालिफाइड बैठे होंगे उनको ये बातें जरूर पता होंगी, उनके लिए शायद ये थोड़ा रिपीटेशन हो, मगर फिर भी फॉर एवरीवन आई वुड लाइक टू फर्स्ट गिव लिटिल बिट ब्रीफिंग अबाउट व्हाट इज इंटेलिजेंस इट मीन्स। इंटेलिजेंस की जो यानी मुझे जो एक डेफिनेट काफी मानसशास्त्र ने डिफाइन किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन मैं जनरली कोट करता हूँ कि बेचलर ने इसके ऊपर क्या बोला था। तो उसने बोला था कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, ओके, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। तो क्या है कि इसको अगर फिर से मैं थोड़ा हिंदी में अपने आप को ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ
तो इंटेलिजेंस को उसने कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पर्पस से कोई भी एक्शन जब लेता है और अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए रैशनली सोचता है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसको हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं। मैं दोहराता हूँ इन अनदर वे, a person who understand the problem and find a solution with the available resources is called intelligent. अब मैं इंटेलिजेंट को जब इस ढंग से डिफाइन करता हूँ तब समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं होता है, ये डेफिनेशन में कहीं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं होता, कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं होता, आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं होता। तो यहाँ पर भी एक ऐसे समाज में एक मापदंड लिया गया है कि जो भी इंसान ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स को समझ लेता है उसको हम लोग इंटेलिजेंट कहेंगे, या तो जो इंसान मेडिकल साइंस को समझता है उसको हम इंटेलिजेंट कहेंगे, जो इंसान किसी कॉमर्स का अध्ययन में वो बहुत अच्छे नंबर से पास होता है तो हम उसे इंटेलिजेंट कहेंगे। अगर एक्चुअली देखा जाए तो इंटेलिजेंट के डेफिनेशन में सब्जेक्ट वाइज इंटेलिजेंस ऐसा कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया the person who can understand the problem and solve the problem with the available resources in a best of its own way, उसको हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो फिर पढ़ाई हम लोग जो करते हैं वो पढ़ाई यानी एक्चुअली क्या और एजुकेशन यानी क्या, ये भी एक सवाल आ जाता है। तो समझ लीजिए कि मैं जब भी किसी विषय की पढ़ाई करता हूँ तो इसका मतलब मैं केवल उस विषय का अध्ययन करने के लिए योग्य हूँ, और अगर उसमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो इसका मतलब वो विषय पढ़ने की लायकी मुझमें सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट होगा ऐसा नहीं, इट इज बी कॉल्ड इन अ पर्टिकुलर वे कि मैं उस विषय का डोमेन एक्सपर्ट बनता हूँ, मगर मैं फिर भी इंटेलिजेंट नहीं कहलाता, यानी मेरा इंटेलिजेंस उस डोमेन से रिलेटेड ही रहेगा। सबसे पहले ये इंटेलिजेंस के ऊपर अगर हमारे दिमाग में जो भी धारणाएं हैं वो अगर हम लोग बाजू में निकाल लें तो शायद हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ अच्छे से बढ़ पाएंगे। और इसलिए इंटेलिजेंस के बारे में मैं बार-बार बताने की कोशिश करूंगा कि इंटेलिजेंस इज नथिंग टू डू विद द फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ओके, intelligence is nothing but a person who can understand the problem and solve the problem in nutshell, so we call them intelligent। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस को हम लोग अभी दूसरे एंगल से देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। so, जब भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तब उसके पहले हमें और एक डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ता है साइकोलॉजी में। और जैसे मैं जनरली इस विषय के ऊपर भी बोलता हूँ कि जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात निकलती है तो इसके ऊपर जो बोलने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ज्यादातर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग दिखेंगे। ओके, और वो भी अपने ढंग से इमोशनल इंटेलिजेंस को बयान करते हैं और अपने आप को और आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, मगर इमोशनल इंटेलिजेंस ये एक टिपिकली साइकोलॉजी का विषय है, और इसके ऊपर जितना ज्यादा साइकोलॉजिस्ट बात करेंगे उतना उस सब्जेक्ट को हम लोग ऑथेंटिकेटली पढ़ पाएंगे। अदरवाइज एक ऊपर विषय पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाता है, जो जनरली कॉर्पोरेट गुरु की तरफ बताया जाता है, हम उतना ही समझ पाएंगे। और इसलिए थोड़ा मैं टेक्निकलिटी में जाऊंगा, जैसे मैंने अभी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की और फिर उसके बाद में मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आ रहा हूँ। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसकी भी जो शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले हावर्ड गार्डनर ने एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपके सामने रखी, यानी बहुत यानी पूर्वा यानी समझ लीजिए करीबन 100 साल पहले तक इंटेलिजेंस को हम लोग एक ही यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन नाम से ही हम लोग उसको पहचानते हैं, मगर गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी इंट्रोड्यूस की। यानी उसका ये कहना है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस इन एवरीवन। ओके, और वो कौन से टाइप के इंटेलिजेंस थे, वो इंटेलिजेंस उसने अलग अलग ढंग से दिखाया। जैसे सबसे पहले उसने बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है हर एक इसमें। ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो आदमी बहुत ज्यादा लॉजिकली चलेगा, मैथमेटिकली चलेगा, सिंबॉलिक सभी चीजों में वो अपने आप को अर्थ निकाल पाएगा, इस टाइप का जो एक इंटेलिजेंस रहता है उसको उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट बोला। ओके, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है उसका सबसे ज्यादा जरूरत हमें लगती है फिजिक्स, मैथ्स और ये चीजें पढ़ने के लिए। ओके,
सो जिन लोगों में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज्यादा रहेगा वो उस सब्जेक्ट का अध्ययन अच्छे से कर पाएगा। फिर उसने और एक इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया था, दैट वी कॉल सोशल इंटेलिजेंस। ये भी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है जिसकी तरफ आज के तारीख में समाज थोड़ा निग्लेक्ट कर रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बात हमारी होगी इस विषय पर। उसके बाद में एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उसने बोला है कि यानी जो केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ही प्रैक्टिकली हर वक्त देखते रहता है, उसको उसने एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोला। सो अल्टीमेटली ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ये हर इंटेलिजेंस के साथ अगर है तो ही उस इंटेलिजेंस को हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ओके, फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिर एक आता है एस्थेटिक इंटेलिजेंस। ओके, ये लोग डिजाइनिंग में, ओके, डिजाइन रिलेशंस में या हर चीज में जिनका दिमाग ज्यादा चलता है उसका एक डिजाइनिंग का एक उसने इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किया। और फिर उसने काइनेस्थेटिक करके बोला जो जिसमें आपका स्टेज परफॉर्मेंस या तो एक्टिंग या कोई भी कला का जो प्रदर्शन है, तो इस चीज को उसने उन्होंने काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस करके गार्डनर ने इंट्रोड्यूस किया। तो जब आप ये सभी टाइप के इंटेलिजेंसेस देखेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीजें आने लगेंगी कि मैं केवल एक इंसान को केवल उसका डोमेन एक्सपर्ट होने के कारण इंटेलिजेंट नहीं बोल सकता। वो एक डोमेन इंटेलिजेंस उसका रहेगा और वो उसी विषय के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है। मगर इंटेलिजेंस इन ओवरऑल मैं उस इंसान को बोल पाऊंगा जिसके मल्टीपल इंटेलिजेंस के सभी एप्टीट्यूड्स के ऊपर उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो मैं उसको एक ओवरऑल इंटेलिजेंट इंसान बोलूंगा। क्योंकि आपने अगर ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी अगर देखी तो उसमें आपको पता चलेगा, जैसे काइनेस्थेटिक में अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको जितने हमारे यहाँ के कलाकार जो लोग हैं, ओके, जो जनरली इस विषय में ऊपर आपको ज्यादा दिखेंगे, तो फिर उनका इंटेलिजेंस उस वक्त तक रहेगा। अगर तेंदुलकर की मैं बात करता हूँ तो बैटिंग और क्रिकेट के डोमेन एक्सपर्टीज में उसके जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं, उसके डिसीजंस उस विषय में सबसे अच्छे रहेंगे। उसके बाद में काइनेस्थेटिक में जाऊंगा तो बिल्कुल भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी से लेके तो कई अच्छे अच्छे कलाकार जिनके नाम हम ले सकते हैं, उनका इंटेलिजेंस उस वक्त चलेगा। आप अगर टिपिकली फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बोलेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस उनका वहां पे ज्यादा चल रहा है, इसलिए वो उस डोमेन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इस ढंग से हमारे जो इंटेलिजेंस होते हैं वो ऐसे वेरियस इंटेलिजेंस होते हैं। आज आप अपने जो विषय है जिस विषय के ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं, एंड दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलो हम इमोशनल इंटेलिजेंस को हम फिर से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से की है। मगर जब आपको मुझे बताना है तो थोड़ी लेवेंस लैंग्वेज में इस्तेमाल करूंगा, बहुत टेक्निकल जार्गन में इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये विषय आपको समझना चाहिए, इसलिए उस ढंग से मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। तो समझ लीजिए, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस को जब भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तब उसमें दो शब्द है। पहला शब्द है इमोशन और दूसरा है इंटेलिजेंस, यानी भावनिक, और उसके बाद में उसका इंटेलिजेंस यानी उसका विज्ञान। तो ये जो भावनिक है यानी जो इमोशंस है, ये इमोशंस ये क्या चीज है ये भी आपने और हमने समझने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल न जाते हुए भी मैं ये कहूंगा कि जब भी ऐसी कोई घटनाएं सामने होने के बाद अगर मैं उसके बारे में बहुत बुरा फील करता हूँ, मेरे आंखों में पानी आ जाता है, मेरी एम्पैथिकली मैं उस बारे में सोचने लगता हूँ, तो यस, मुझमें भावनाओं का प्रमाण थोड़ा ज्यादा है। जो कोई इंसान है वो इस बुरी घटना को देखकर भी उसकी तरफ बड़ा न्यूट्रली देख सकता है और उस विषय को वो पचा सकता है, तो समझ लीजिए उसकी जो भावनाएं हैं, एम्पैथी जो है वो कंपैरेटिवली कम है और उन वेदनाओं में वो जाना नहीं चाहता, उस पेन्स में वो जाना नहीं चाहता। तो एक भावन यानी जो इमोशंस है, ये इमोशंस का एग्जिस्टेंस आपको हर इंसान में दिखेगा। यानी या तो मैं बोलूंगा जितना भी जीवित प्राणी है उस सभी जीवित प्राणियों में भावनाएं हैं, क्योंकि जहां जहां आपको वेदनाएं हैं, जहां जहां पे आपको पेन्स है, उस पेन्स को आपको एक्सप्रेस करने के लिए या फिर उस पेन्स को महसूस होने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, दैट इज बी कॉल्ड द इमोशन। और इसलिए बहुत ज्यादा उन्माद यानी क्या बोलते हैं उसे, ओवरवेल्म होना, आनंद, ओके, क्या तो
हम, क्योंकि भावनाओं की मजा ऐसी है कि बहुत अच्छी चीज दिखते वक्त भी आंखों में पानी आ जाना, ये भी भावनाओं का एक इंडिकेशन है। और बहुत बुरे और वेदना में ऐसे कार्य में भी अपने आंखों में पानी आना, ये भी एक भावनाओं का ही प्रदर्शन है। तो ये जो भावनाएं है ये हर इंसान में रहती है, इस भावनाओं से कोई भाग नहीं पाया। सिर्फ इन भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रहना, या तो भावनाओं की तरफ हमने न्यूट्रली देखना, ये किसी के बस पे ज्यादा होता है और किसी के बस में कम होता है। मगर भावनाओं से कोई दूर भाग नहीं पाया, बिकॉज दैट इज द बेसिक इंडिकेशन दैट यू आर ए ह्यूमन बीइंग। और ये एक मैजिक है, और जिसके कारण मनुष्य अपने आप को हर विषय में अपने आप को प्रकट करते वक्त इन्हीं भावनाओं के बारे में सोचता है, और भावनाओं के कारण ही अपने जो विषय है उसको वो प्रकट कर सकता है। अगर मैं विषयों के बारे में बोलूं तो यानी करियर काउंसलिंग के वक्त भी अगर साइकोलॉजिस्ट बात करता है तो वो इसी तरह से करता है, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस के साथ साथ भावनाओं की सोच और उसकी समझ देखकर उसको आप हम लोग किसी को सलाह देते हैं। हेलो, ये आवाज आ रही है, आई होप इट इज नॉट एड्रेसिंग मी। एनीवे, सो समझ लीजिए कि काउंसलिंग या तो करियर गाइडेंस के वक्त भी हर साइकोलॉजिस्ट ने इस ढंग से सोचना चाहिए, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस को जो डायरेक्शन मिलने वाली है वो अल्टीमेटली आपकी भावनाओं के कारण मिलने वाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके? क्योंकि ये भावनाएं हैं आप में, और इसलिए हर इंसान की जो प्रायोरिटीज होती है जिंदगी में वो अलग अलग होती है। और इसलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस एंड लिंकिंग इट टू द intelligence, then only we can guide someone and we can tell someone that where he can excel to. So वही चीज मैं आपको हर वक्त बताऊंगा, यानी अल्टीमेटली हर पर्सनैलिटी को जो डायरेक्शन मिलती है वो डायरेक्शन केवल और केवल आपके इमोशंस देते हैं। इसको मैं और अगर थोड़ा एक्सप्लेन करने की अगर मैं कोशिश करता हूँ आपके इमोशंस को, तो समझ लीजिए आपके जितने, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल और बिहेवियरल साइंस और फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो हर इंसान कोई ना कोई क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। इंटेलिजेंस हर एक जन है, मगर फिर भी एक पर्टिकुलर इंसान ये एक डोमेन में जाकर अपना काम बहुत अच्छा कर सकता है, और दूसरा इंसान इंटेलिजेंट है मगर वो किसी और दूसरे डोमेन में जाके अच्छा काम कर सकता है। इसका कारण उस कार्य का आनंद लेना, ओके? अल्टीमेटली ये आनंद ही है जो हमें और मोटिवेट करता है आगे जाने के लिए, और इसलिए ये आनंद मुझे मिलना चाहिए। इसलिए आपके इमोशंस को समझना हर आपके डिसीजन में बहुत जरूरी होता है। यानी जहां पर भी हम लोग बोलते हैं, अगर मैंने 3 ऐसे अगर ये सेक्टर्स बना दिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेमी इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इमोशंस का कोई काम ही नहीं है। अगर मैं आपको इसको और एक अच्छे से बताने की कोशिश करूँ तो इमोशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आता है। इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है ऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसके बाद में हॉस्पिटैलिटी, ओके, उसको भी हम एंटरटेनमेंट में ही गिनेंगे, यानी हर कलाकार एंटरटेन करने वाला। उसके बाद में हॉस्पिटैलिटी, अध्ययन, शिक्षा, ओके, रिसर्च, उसके बाद में एनवायरमेंटल स्टडीज। ये जितने भी, ये जो एक, अगर मैं इसको एक स्पेक्ट्रम बना लूं, एक सेक्टर बना लूं, तो हम लोग बोलते हैं ये इमोशनल सेक्टर है। सेमी इमोशनल सेक्टर यानी कौन सा? तो जहां पर इमोशंस की भी जरूरत होती है और बहुत प्रैक्टिकल रहने की भी जरूरत होती है, वो एक बीच वाला सेक्टर है जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ओके? तो ये सर्विस सेक्टर में हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, उनको अच्छी सर्विस भी देना है, और उसमें से हमें पैसे भी अच्छे कमाने हैं। तो इसलिए हम लोग उसको सर्विस सेक्टर को बोलते हैं, और वो सर्विस सेक्टर का मेजर एरिया समझ लीजिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ओके, और बाकी भी जितने भी प्रोफेशनल चीजें हैं वहां पर जो लोगों से जुड़े हुए हैं, वो एक सेक्टर है। और तीसरा एक सेक्टर है जहाँ पे इमोशंस का बहुत ज्यादा काम नहीं चलता है, ओके? और केवल हमारी आमदनी क्या होगी, या तो मुझे सामने वाले को ये चीज देने के बाद मुझे कितने मिलेंगे, इस टाइप से सोचने वाली एक इंडस्ट्री होती है। वो थोड़ी ड्राई इंडस्ट्री बोली जाती है, और वो इंडस्ट्री का जो काम होता है वो काम भी आइसोलेटेडली कर सकते हैं। तो जनरली शेयर मार्केट में डील करने वाले, ओके, प्योरली फाइनेंसेस में डील करने वाले,
केवल प्रोसेस इंडस्ट्री, यानी जहाँ पे मुझे एंड प्रोडक्ट कहाँ जाने वाला है, उसका कंज्यूमर क्या है, उसका फीडबैक क्या है, इसमें भी मुझे कोई लेना देना नहीं। जॉब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी मेरे पास एक जॉब आता है, मैं उसको बराबर प्रोसेस करता हूँ और सामने दे देता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं। ये जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें हमें इमोशंस का उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इमोशंस की जो लेवल है वो अगर कम भी रही तो चलता है। तो ये जो इमोशन ड्रिवन इंडस्ट्री है, दैट इज एंटरटेनमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, उसके बाद में हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पे अगर ज्यादा है तो वहां पे हम लोग अपने आप मेरे इमोशंस को एंजॉय भी करते हैं और मेरे इंटेलिजेंस का पूरेपूर वापर उस इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। और अगर ये इंसान, ये इमोशनल इंसान इमोशनल इंडस्ट्री में नहीं गया और वो अगर ड्राई इंडस्ट्री में गया, तो वहां पे उसके मोटिवेशंस लो होते हैं, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता और वो हर वक्त महसूस करता है कि मैं गलत जगह कुछ तो भी कर रहा हूँ, तो उसकी नेचुरली उसकी क्रिएटिविटी ड्रॉप हो जाती है और उसके कई ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे वो अपने पूरे उभार से जो उसने काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाता। So that is actually the importance of emotions in the direction taking for the any career. ये आप समझ लीजिए। तो ये जो इमोशंस है, जैसे मैंने बताया, ये हर इंसान में होते हैं और किसी में सिर्फ कम, किसी में ज्यादा और किसी में मध्यम, इस टाइप। मगर ये इमोशंस के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं वो सभी डिसीजन ये इमोशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं और ये समझने की हमने कोशिश करनी चाहिए। तो जब भी मैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दो शब्दों को अगर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया कि व्हाट इज इमोशंस, यानी आपकी जो भावनाएं हैं वो क्या है, ओके, ये आपने समझ लिया। और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस में से दूसरा शब्द उसको बोलता हूँ मैं इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मगर इंटेलिजेंस यानी क्या, जो प्रॉब्लम को समझता है और अवेलेबल रिसोर्स के आधार पर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, उसको मैं इंटेलिजेंट बोलता हूँ। तो जैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंट के मैं बोलता हूँ, तब ऑटोमेटिकली इसमें से मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की एक नई व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यानी जो इंसान अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इमोशंस को एक्सेप्ट करता है और इमोशंस को एक्सेप्ट करके उसको रिस्पेक्ट करके जब सॉल्यूशन निकालता है, तब ऑटोमेटिकली वो इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ, इमोशंस यानी भावनाएं, ओके, और इंटेलिजेंस यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। तो जैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस की डिफिनेशन हम लोग करते हैं, तो ये दो शब्दों से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंटेलिजेंस, ओके, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी कैपेसिटी, और दूसरा इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी। यानी जो भी इंसान अपनी भावनाओं को समझता है, दूसरे के भावनाओं की कदर करता है और इन दोनों को मिलाकर अभी क्या करना चाहिए, इन कौन सी भावनाओं को मैंने ज्यादा महत्व देना चाहिए, ये सोच के जब निर्णय लेता है, ऑटोमेटिकली उस इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। तो जब भी इमोशनल कोशेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस के नापने की भी जब भी कोशिश होती है, तब भी हर वक्त सिचुएशन बेस्ड ही आंसर्स निकाले जाते हैं। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह ऐसी है कि इसका आज का मैंने निकाला हुआ जो जवाब है वो कल के सिचुएशन में ऐसे ही होगा और ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल इंटेलिजेंस डिसीजंस आर ऑलवेज सिचुएशन बेस्ड डिसीजंस मेकिंग सिस्टम। वो कभी भी आपको एक थंब रूल जैसे चलने वाली सिस्टम आपको नजर नहीं आएगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भावनाओं को समझो, यानी मुझ में कितनी भावना है, मैं उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं सामने वालों में कितनी भावनाएं हैं मैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और बराबर इस दोनों का इस्तेमाल करके मैं अपना आंसर निकाल रहा हूँ या तो मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो क्या है, ये भावनाओं की जो लेवल है ये हर सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहती है और इसलिए आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में कोई भी थंब रूल आपको मैं बता नहीं सकता कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या नहीं बता सकता, क्योंकि हर सिचुएशन में इमोशनल लेवल्स, ये जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अलग अलग हो सकते हैं। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा उपयोग आपको डिसीजन मेकिंग में लगता है, ओके। और ये जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे अगर आपने सिविल सर्वेंट्स को देखा, यानी जितने कलेक्टर्स है और ये टॉप बॉसेस, ब्यूरोक्रेट्स, इनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, ओके। उसके बाद में बाकी ऑल लीडरशिप में भी रहती है, मगर सबसे पहले अपने अगर समाज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत मासेस में जो डिसीजंस लेते हैं उन लोगों को होती है।
और इसलिए जितने भी आपके इंटेलिजेंस यानी जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, ओके, उन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस की लेवल कितनी है ये जानने की कोशिश हर स्क्रूटिनी में की जाती है, क्योंकि उनका काम क्या है, उनका काम ये है, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल द टाइम डीलिंग विद द सोसाइटी, समाज से वो हर वक्त डील कर रहे हैं, और जो उनके प्रश्न है वो भी समाज से जुड़े हुए प्रश्न है, और इसलिए उन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो हर वक्त अपने आप को चौकन्ना रखते हैं और इमोशंस को कंसिडर करते हैं, इसलिए उन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। उसके बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी अलग अलग रिसर्चेस हुए हैं, तो उसके जो फाइंडिंग्स है वो भी मैं आपको संक्षेप में बता पाऊंगा। ओके, तो गोलमन ने 1998 में जो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जो एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है गोलमन ने, तो उसने ये बोला है कि एकेडमिक जो सक्सेस है ओवरऑल सक्सेस में उसका कंट्रीब्यूशन ये केवल 20% होता है, और 80% सक्सेस ये इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण होता है। अगर आपको अपने आप को सोशली सक्सेसफुल करना है तो प्रोफेशनल सक्सेस, सोशल सक्सेस, ये भी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसके लिए मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आपके सक्सेस स्टोरी में होता है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। उसके बाद में निकोलू करके एक साइंटिस्ट था, उसने 2002 में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जो पेपर पब्लिकेशन किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने बोला है कि जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होने वाले जो लोग हैं, जिनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम रहता है, और जिन लोगों में स्ट्रेस बहुत कम रहता है उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। तो स्ट्रेस रिलेटेड भी उन्होंने इसको जोड़ा है इमोशनल इंटेलिजेंस से। उसके बाद में उन्होंने और एक इंटरेस्टिंग है जिसमें डोंगा करके एक जो साइंटिस्ट था, उसने 1986 में जो पब्लिश किया है उसमें उसने बोला है मेल्स यानी इंसानों में पुरुष का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो स्त्रियों के इमोशनल इंटेलिजेंस से ज्यादा होता है। दैट इज आल्सो द वंडरफुल फाइंडिंग। तो मेरे साथ में अभी जितनी महिलाएं जुड़ी हुई है तो उन्होंने इसके ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए। इसका भी इसके बारे में भी मैं विश्लेषण करूंगा कि ऐसा क्यों है। ओके, तो वी विल टच दिस टॉपिक आल्सो। और फिर जितना इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है उतना अचीवमेंट मोटिवेशन ज्यादा है। ओके, अचीवमेंट मोटिवेशन ये भी एक सेपरेट ऐसा एक एरिया है जिसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये डिस्कशंस के लिए भी हो सकता है। जैसे उन्होंने बोला है कि हर इंसान के जो मोटिवेशंस होते हैं वो एक अलग अलग अचीवमेंट्स से जुड़े हुए रहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर अचीवमेंट मैं करने के बाद मैं मोटिवेट होता हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि वही विषय में वही अचीवमेंट लेके कोई और मोटिवेट हो जाए। तो अचीवमेंट मोटिवेशन ये भी इंसानों से इंसान पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, और ये पर्सन टू पर्सन वैरी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके भी जो इमोशनल लेवल है वो इमोशनल लेवल उसके जो मोटिवेशंस है या तो उसके जो अचीवमेंट्स है उसको डिफाइन करता है। यानी आपके इमोशंस ये आपके जिंदगी में हर जगह इन्वॉल्व है, और आपके हर आपकी जो भी रणनीति है, आपकी जो पाथ के ऊपर आप चलना चाहते हो, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, या हर चीज में आपके इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ओके, और सबसे अच्छा है जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन ये ज्यादा होता है। तो ये जितने भी अभी तक के मैंने आपके रिसर्चेस मैंने आपके सामने बयान किए वो इसलिए क्योंकि आपको उस विषय के बारे में जो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता चले। तो जैसे ही मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं आपको समझाता हूँ कि जो इंसान अपने इमोशंस को समझकर सामने वाले के इमोशंस को रिस्पेक्ट देकर सिचुएशन के हिसाब से आंसर निकाल सके उसको मैं इमोशनल इंटेलिजेंस बोलता हूँ। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हर जगह लगता है। अगर आपको इसके उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो आपको ये उदाहरण के लिए अभी अभी जैसा चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हुए, अगर आपने वहां पे देखा तो आपको पता चले कि आपकी मीडिया जो कुछ बोल रही है वो आपको बहकाने के लिए भड़काने के लिए, आपको मीडिया का काम वही है बिकॉज उनका टीआरपी बढ़ना चाहिए। उनके उतने भी डायलॉग कैसे भी हो जाए मगर हमारे परराष्ट्र मंत्री और एग्जैक्टली सेना जो एक्चुअली बॉर्डर के ऊपर है उनमें कहीं पे भी प्रोवोकेशन नहीं है, उनमें कहीं पर भी एग्रेशन नहीं है, और वो बस अपने विचारों को डटे हुए हैं और हाथ में हथियार लिए बिना वो अपने बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। लोगों को लगता है आर्म फोर्सेस इन्हें गोलियां दाग देना,
मगर सबसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आर्म फोर्सेस में लगता है और उनकी सेनाओं के जो चीफ है, उनके जो लीडर्स होते हैं, इनमें भी लगता है। क्योंकि जोश में आना या तो गुस्से में आना या तो बहुत आनंद में कुछ तो भी अपने आप को बयान करना, ये सभी चीजें जो इंसान करता है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ये कम होता है। ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो इंसान रहेंगे वो आपको उन इंटेलिजेंस लोगों की तरफ देख के हर वक्त ऐसा लगेगा कि वो इंसान एक बैलेंस पर्सनैलिटी है। उसमें किसी भी चीज में दुख और आनंद ये दोनों में भी उसके जो विचार रहते हैं वो अपने आप को शांत रख सकता है, ओवरवेलमिंग नहीं होता। आनंद व्यक्त करना ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर आनंद किस हद तक व्यक्त करना, इसमें कहीं ना कहीं मर्यादा होनी चाहिए। और ये मर्यादा उस इंसान में आपको ज्यादा नजर आएगी जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। वैसे ही अपने दुखों को भी कंट्रोल करना और वो दुखों को न्यूट्रली देखने की कैपेसिटी डेवलप करना, ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक रूप होता है। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशंस को मैनेज करना। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो आपके हर डिसीजन के वक्त आप अपने इमोशंस को अगर मैनेज करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। ओके, तो हम ये विषय जैसे जैसे मैं आगे ले जाऊंगा वैसे वैसे मैं जितने भी उदाहरण है वो उदाहरण आपके जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ है उसके साथ जोड़ने की कोशिश जरूर करूंगा। ये जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जब भी मैं आपके साथ बात करता हूँ तब सबसे और एक शब्द इसके साथ जुड़ जाता है और वो शब्द रहता है आपका सोशल इंटेलिजेंस। ओके, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस ये दोनों फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स हैं और इसके बारे में एक्चुअली बहुत ज्यादा अध्ययन भी नहीं हुआ है और इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग भी नहीं है। सोशल इंटेलिजेंस की वजह ऐसी है कि जिसकी जरूरत हमें सभी को रहती है प्रोफेशनल एक्सेलेंस में। तो सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बोलना है जिस इंसान को, जो इंसान सामने वाले इंसान को समझ सकता है, ओके, और जो समाज को समझ सकता है। यानी मैं किस समाज में खड़ा हूँ, या तो मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मेरा एटमॉस्फेयर क्या है, मेरा आजू बाजू का माहौल कैसा है, मेरा आजू बाजू के लोग कैसे हैं, मैंने अभी कौन सी चीजें बोलनी चाहिए, कौन सी चीजें मैंने नहीं बोलनी चाहिए। ये जो आजू बाजू का सिनारियो है, ये सिनारियो मुझे क्या दर्शाता है और उसमें से मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूँ, दिस इज कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस। और ये जो सोशल इंटेलिजेंस है इसमें भी समाज को समझना, इंसान को समझना ये बहुत जरूरी होता है। और सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस ये साथ साथ चलने वाले दो इंटेलिजेंसेस हैं। मगर ये ऐसे इंटेलिजेंस है जो इंटेलिजेंस यानी अगर किसी लोगों को अगर होरोस्कोप के बारे में अगर पता है या तो होरोस्कोप जानते हैं, अपने संस्कृति में ये सभी चीजें बड़ी चर्चा में रहती है। इसलिए जैसे अगर हमारे होरोस्कोप यानी अपनी पत्रिका में, कुंडली में जैसे राहु और केतु का स्थान है मगर वो एग्जिस्टिंग नहीं है। हमारे नवग्रह में राहु और केतु का नाम है बट दे आर नॉट एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स। वैसे ही मैं अपने ये मनुष्य के गुण पत्रिका में या तो होरोस्कोप में सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस ये ऐसे दो ग्रह बोलता हूँ कि जिनका बहुत ज्यादा योगदान हमारी पूरी पर्सनालिटी में होता है। और इसके बारे में अगर आप जानकारी नहीं भी रखते तो भी ये अपने आप काम कर रहा है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो इमोशनली भी इंटेलिजेंट है और आप में से कई लोग हैं जो सोशली इंटेलिजेंट भी है, मगर वो ये जानते नहीं है कि मैं सोशली इंटेलिजेंट हूँ या मैं इमोशनल इंटेलिजेंट। मगर जनरली डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी आपकी होती है वो सब कैपेसिटी आपकी या आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर और सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और उसका अध्ययन धीरे धीरे आपने और हमने करना चाहिए। ओके, मगर ये अध्ययन करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, अभ्यास और उसके रिसर्च पेपर्स नहीं है। आपके पास क्या है, आपके पास केवल आप खुद हो जो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है और एक वो बहुत अच्छा क्या कहते हैं एक अभ्यासक है जो अपने आप को एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक तीसरा शब्द इमोशनल इंटेलिजेंस समझाते हुए आता है और दैट इज ए रैशनल पर्सन और रैशनल थॉट पर्सन। ओके, सो ये जो रैशनल है, ये रैशनल को अगर आप समझ लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनते हो। क्योंकि मैं इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे बनूं ये अगर मैंने शिक्षा देने की कोशिश की तो शायद मैं आपको नहीं दे पाऊँ। मगर मैंने ये बताया कि व्हाट इज रैशनल फेल, ओके, और रैशनैलिटी को
एक्चुअली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है उस शब्द को अपने मैंने भारतीय संस्कृति में या तो इतिहास में, और वो है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने सद्विवेक विचारी बुद्धि या विवेकी विचारों को उन्हें बहुत बढ़ावा दिया। और ये जो विवेकी विचार है यानी कौन से विचार है, तो एक्चुअली द रैशनल थिंकिंग इज नथिंग बट द सद्विवेक विचार बुद्धि। और ये विवेकी विचारों को अगर आप समझ लोगे कि, और ये विवेक विचारों को अगर आप सच में, ऐसे मेरा कहना है कि घोल के अगर पी जाओगे तब आपको पता चलेगा कि नरेन का विवेकानंद क्यों हुआ। ओके, सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज विवेक, व्हाट इज रैशनैलिटी। और ये दो शब्दों को अगर आप ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप इमोशनली इंटेलिजेंट लेवल पर चलना शुरू कर देते हो। क्योंकि रैशनैलिटी में कहीं पर भी ये डिसीजन मेकिंग में इमोशंस को इन्वॉल्व किया ही नहीं है। और जैसे ही इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट या डिसीजन मेकिंग में कम होने लगेगी, ऑटोमेटिकली आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाओगे। सो व्हाट इज दिस रैशनल देन अल्टीमेटली? रैशनैलिटी की जो डेफिनेशन है वो भी करने वाले कई साइंटिस्ट होते हैं। अगर जैसे मैं आपको ये विषय के बारे में अवगत करा रहा हूँ तो एक लेमन्स लैंग्वेज में ये रैशनैलिटी को मैं डिफाइन करने की आपके सामने कोशिश करूंगा। ओके, सो व्हेनेवर वी कॉल when the things are in the best form of the logic or the highest form of the logic। अब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक यानी क्या, ये फिर से आपके सामने आएगा। लॉजिकल सिर्फ लॉजिकल है, मगर ये सबसे ज्यादा लॉजिकल ये कब हो जाएगा? तो आपको मैं और एक बात बताता हूँ, आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब से आपके लॉजिक्स डेवलप होते रहते हैं। जो लॉजिक के आधार पर जो निर्णय आपने 10 साल पहले लिया था, वो निर्णय आज अगर आप फिर से देखने की कोशिश करते हो तो वो निर्णय आपको उस वक्त गलत था ऐसे महसूस हो सकता है। क्योंकि उस वक्त की आपके पास की जो एक्वायर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो, और आज की आपकी इंफॉर्मेशन या तो आपका नॉलेज, जैसे जैसे नॉलेज की लेवल बढ़ने लगती है आपके लॉजिकल सीक्वेंशियल एनालिसिस बढ़ने लगते हैं। और इसलिए जितना ज्यादा नॉलेज उतनी निर्णय लेने की कैपेसिटी ज्यादा है। ओके, क्या होता है, जैसे मैंने अभी इमोशनल इंटेलिजेंस से शुरू किया, उसके बाद में मैंने इमोशनल बताया, इंटेलिजेंस बताया, फिर मैंने सोशल इंटेलिजेंस बताया, समाज बताया, मैं फिलोसॉफिकल गया, अभी मैं रैशनैलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। नाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ डीप दिस सब्जेक्ट एंड how deeply it is interlinking with so many levels of the human being। तो ये आपको समझने की कोशिश करना है। तो जैसे जैसे आपके लॉजिक को मैं बता रहा हूँ कि वो भी डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि 10वें साल में लिया हुआ मैंने कोई निर्णय मुझे 25वें साल में गलत नजर आता है, और 25वें साल में लिया हुआ निर्णय मैं 45 और 50 में जाके मुझे लगता है कि वो निर्णय सही नहीं था, इससे बेहतर ये निर्णय हो सकता था। तो क्यों ऐसा हुआ था? क्या मैं उस वक्त गलत था, क्या उसके पहले गलत था, या मैं आज गलत? क्योंकि यह ऐसे इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे आपका नॉलेज का बेस बढ़ने लगता है, वैसे वैसे लॉजिकल कनेक्ट करने की जो आपकी जो कैपेसिटी है वो डेवलप होने लगती है। और जैसे जैसे लॉजिकल कनेक्ट्स आपके डेवलप होने लगते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमताओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। और आपके पुराने जमाने में बोला करता थे कि जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी सलाह माना करो। तब आज के कंडीशंस में ऐसे है कि क्या बोलते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो बोलती है कि उनको ज्यादा पता ही नहीं है, तो वो मैं क्या बताऊंगा। शायद उन लोगों को पता नहीं है, वो केवल टेक्नोलॉजी पता नहीं होती। बट अल्टीमेटली ये बड़े बुजुर्ग जब भी आपको निर्णय देते थे, उस निर्णय के पीछे उनके एक्सपीरियंसेस, उनका नॉलेज, ये दोनों चीजों का वो एक मिश्रण करके आपको निर्णय देने की कैपेसिटी रखते थे। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास रहना यानी आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। तो मैंने रैशनैलिटी की डेफिनेशन करते हुए मैं इस विषय के ऊपर आया था। जैसे मैंने बताया, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक, whenever the things are on the highest form of logic and when they are based on concrete and established facts। मैं दोहराता हूं, when the things are in the highest form of logic and when they are based on concrete and established facts, then we call the things are rational। इसका मतलब जो तर्क के उच्च विषय पे ऊपर है और जो क्या बोलते हैं एस्टैब्लिश है, जो घटनाएं घटी हुई है, जो सत्य है,
उसके आधारित अगर वो चीजें मैं बोल रहा हूं तो वो 100% वो एक सद्विवेक और विचारी विचार हो सकते हैं। केवल लॉजिकली चीजें करेक्ट रहना यानी विवेकी विचार नहीं, और केवल सत्य के आधार पर बात करना ये भी विचार विवेकी नहीं। क्योंकि अब इसको भी मैं अगर आपको रैशनली सोचने के लिए अगर मैं बताता हूं कि फॉर एग्जांपल कल अगर बारिश हुई थी तो मैंने आज छाता लेके निकलना, मैं फैक्ट के आधार पर चल रहा हूं। कल बारिश हुई थी इसलिए मैं आज छाता लेकर चल रहा हूं, तो इसको मैं विवेकी नहीं कहूंगा, क्योंकि कल की बारिश होना और आज की बारिश होना इसके में कोई भी लॉजिकल कनेक्ट है क्या? मैं आज धूप काले में, मैं समर में अगर मैं ये बोलता हूँ कि कल बारिश हुई थी तो आज भी मैं अपने छाता लेकर निकलना चाहिए, ये रैशनल नहीं हो सकता। मगर अगर मैंने कहा कि पिछले इतने दिनों से रोज शाम को 5 बजे बारिश आ रही है इसलिए मैंने आज छाता लेकर निकलना चाहिए, तो इसमें लॉजिकली कनेक्ट भी है और फैक्ट बेस्ड भी है। तो जब भी कोई भी चीज मैं रैशनल है या तो विवेकी है ये कहने की कोशिश करता हूं, तब मैंने ये देखना चाहिए कि क्या वो लॉजिकली करेक्ट है और क्या वो फैक्ट बेस्ड है। अगर ये दोनों चीजें एक साथ है तो मैं ज्यादातर मेरे जो निर्णय रहेंगे वो एक रैशनल थिंकिंग में एक रैशनल डिसीजन रहेगा, या तो उसको हम लोग विवेकी विचार मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज मैं वो नहीं कह सकता। आपके साथ बात करते हुए क्या होता है कि जैसे मैंने कहा हिंदी में मेरा बहुत ज्यादा प्रभुत्व नहीं है और मराठी आदमी हूँ, और इसलिए कई बार आपके साथ बात करते हुए वो जो एक पर्टिकुलर वर्ड है जो हिंदी में मुझे आपको एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी होता है वो नहीं आता, तो शायद मैं थोड़ा रुक जाऊं बोलते हुए, तो उसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहूंगी। बट एनीवे हिंदी में मुझे बोलने के लिए बोला गया था इसलिए मैं हिंदी में बोलने अच्छे से अच्छे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। एनीवे सो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते वक्त मैंने पहले अपने आप को रैशनल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और रैशनल जब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तब मैं लॉजिकली करेक्ट हूँ और मैं फैक्ट बेस्ड हूँ। When the things are in the best form of logic and they are based on concrete and established facts, then I am rational. और अगर मैं रैशनल हूं तो मेरे जवाब गलत निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जैसे ही मैं धीरे धीरे रैशनली विचारों को आत्मसात करता हूं या तो उसके ऊपर मैं प्रभावी काम करने लगता हूं, तो समझ लेना कि मैं अपने आप इमोशनली इंटेलिजेंट चलने लगा हूं। क्योंकि जब भी मैं रैशनल विचार करके कोई निर्णय लेने की कोशिश करता हूं तब मेरे कोई भी निर्णयों में इमोशनल डिसीजंस नहीं होते। और इमोशंस को अगर आपको कंट्रोल करना है तो अल्टीमेटली आपको रैशनली ही चलना पड़ेगा। मगर रैशनली चलते वक्त अगर आप मुझे बोलते हो कि रैशनल 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 प्रैक्टिकल रैशनल प्रैक्टिकल रैशनल, तो शायद ये करते करते मेरी जिंदगी रूखी सूखी तो ना हो जाए। ओके, मेरी जिंदगी रूखी सूखी तो ना हो जाए, और इसलिए इस जिंदगी को भी मजा लाने के लिए जो जरूरत मुझे होती है उतनी ही इमोशंस का जो प्रभाव है वो मेरे जिंदगी में रहना चाहिए। मैं इमोशंस को नकार नहीं कर रहा हूं, मैं इमोशंस को मैं दूर भी नहीं कर रहा, मगर मैं इमोशंस को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर रहा हूं और उनको मैं उतना ही इस्तेमाल करूंगा जहां पे उनकी जरूरत है। और अगर मैंने इससे ज्यादा उसका इस्तेमाल मैंने अगर करने लगा तो समझ लीजिए मैं कहीं ना कहीं तो भी मैं गलतियां कर रहा हूं। आपका वीडियो प्लीज बंद करेंगी, थैंक यू। आपका वीडियो बंद कर दीजिए, बैंडविड्थ जाती है उसमें और मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, थैंक यू। सो ये जो रैशनैलिटी है ये रैशनैलिटी सबसे पहले मेरे सामने बैठे हुए लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और जैसे ही ये समझने लगेंगे धीरे 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 इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ हम लोग बढ़ने लगेंगे। आपके सामने जितने भी आसपास के जितने भी आपके निर्णय आपको लेना होगा वो हर निर्णय जैसे जैसे आप रैशनली लेने लगोगे तब आपको समझने लगेगा कि मैं अननोइंगली मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बिहेव कर रहा हूं। अब आप आपके आसपास के कोई भी उदाहरण ले लीजिए। अब जैसे ये कोरोना के बारे में अभी बात कर रही थी मैडम कि हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम लोगों को काफी तकलीफें हो रही है,
बहुत ही उथल पुथल हो गई है, व्यापार कम होने लगा है, ओके, अलग अलग इश्यूज सिस्टम में आने लगे हैं। तो ये जैसे ही आपकी ये मानसिक खेल ये कोरोना के कारण जैसे ही समाज में बढ़ने लगे, तब साइकोलॉजिस्ट ने जब इन लोगों को काउंसिल किया, तब उन काउंसलिंग के वक्त उन्होंने उनको रैशनली काउंसलिंग करने की कोशिश की। यानी क्या? एक्सेप्टेंस द फैक्ट्स, ओके, जो हालात है उसको एक्सेप्ट करना। जैसे ही आप इस एक्सेप्टेंस मोड में जाने लगोगे, ऑटोमेटिकली आप रैशनल होने लगोगे। आपका अपसेट होना, आपका स्ट्रेसफुल होना, आपको बुरा लगना, आपको गुस्सा आना, ये जितनी भी चीजें हैं, उसका जो निर्माण है, वो निर्माण होने का जो बेस है, वो क्या है? वो है आपके इमोशंस। और इस इमोशंस को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मगर हालात ऐसे नहीं है, इसलिए उस इमोशंस को मैं दूर रख रहा हूं। ये जरूरी होता है। और इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कि जैसे ही आप ये लेक्चर सुन रहे हो, ओके, तो इसको एक आस्था चैनल से मत लेना, क्योंकि इसके ऊपर आपका आत्मचिंतन, आपका आत्म परीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप इसका जो टेक अवे है उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे आज के लेक्चर। और ये टेक अवे लेने के लिए आपको सबसे पहले आपके इमोशनल लेवल्स आपके अंदर में कितने हैं, इसके हिसाब से आपको अपनी तरफ देखना पड़ेगा। जो भी लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो समझ लीजिए उनमें इमोशंस ज्यादा है। जो भी लोग आनंद से ओवरवेल्म हो जाते हैं, समझ लेना उसमें इमोशंस ज्यादा है। तो आपका गुस्सा और आपके आंखों में आने वाला पानी, दर्द और दुख से, ये दोनों इंडिकेटर्स है कि आप इमोशनल। तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्या मेरे आंखों में पानी नहीं आना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आंखों में भी पानी आना चाहिए। मगर उनको एक्सेप्ट करना, ये जिससे जम जाता है, वो लोग ये अपने आनंद को व्यक्त करते हुए भी मैंने कहाँ रुकना चाहिए, ये उन्हें समझ जाता है। और उनके आंखों में आए हुए पानी को भी सहजता से बयान करना, और उसके जल्द ही अपने आप को सवार कर फिर से अपने आप को खड़ा रखना, ये यानी इमोशनल कंट्रोल होगा। और ये जैसे आप में आने लगेंगे, तो वैसे वैसे आपको समझने लगेगा कि मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने लगा है। अब जैसे कोरोना के कारण अगर कोई केस साइकोलॉजिस्ट के पास आती है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, चिड़चिड़ाहट होने लगी है, समझ में नहीं आता ये सब कुछ खत्म होगा, ओके, ये ऐसा कोई व्यापारी आता है, बोलता है पूरे व्यापार को चौपट कर दिया है, अभी तक हमारा इतना नुकसान हो गया, ये जब भी ऐसा कोई सामने मेरे बोलने लगता है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में विचार आता है कि अगर इसको रैशनली इस चीज को मैं ट्रीट करने जाऊं, तो ही मैं इस चीज को मैं अच्छे से यानी कंट्रोल कर पाऊंगा, या तो इसका सॉल्यूशन मैं इस सामने वाले व्यक्ति को दे पाऊंगा। तब मैं इस वक्त क्या सोचूंगा, वही सोच मैं उस सामने वाले के मन में डालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले कि क्या तेरी अकेले की दुकान बंद है? नहीं, पूरी दुनिया की दुकानें बंद है। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया बंद है। तब इसमें नुकसान कैसा? क्योंकि नुकसान ये कभी भी एक रिलेटिव फिनोमिना है। रिलेटिव फिनोमिना इन द सेंस कि मैं आज अगर मेरा नुकसान है, इसका मतलब कोई ना कोई फायदे में है, इसलिए मेरा नुकसान है। मगर सभी दुकानें अगर एक साथ बंद है, तो मेरा नुकसान हो रहा है ये बोलने का कैसे क्या हक हो सकता है? दिस इज नॉट ए लॉस, नंबर 1। नंबर 2, मैं अकेला सफर नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया सफर कर रही है, यानी उसका मैं भी एक मात्र उसमें का एक क्या बोलते हैं, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट। इससे ज्यादा उसका महत्व नहीं। इसका मतलब ये पूरी दुनिया एक होल्ड पे गई हुई है, हॉल्ट पे गई हुई है। इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं, ये तो सृष्टि का नियम है। और जब भी ये पैंडेमिक या तो ये कोई साथ नाम की चीज जब इस टाइप से आती है, तब अभी तक का आपका अगर फैक्ट्स अगर आपने देखे, तो आपको पता चलेगा कि वो पैंडेमिक ने जो उसको करना था वो करके वो खुद चला गया है। अगर आपको लगता है इंसान ने उसके ऊपर कंट्रोल किया था, तो ये अभी तक नहीं हुआ। यानी आज भी हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसको जितना भी आप जो डिस्ट्रक्शन उसको करना है, उस पैंडेमिक को वो उतना करके, इम्यूनिटी डेवलप करके, वो अपने आप वहां से निकल जाने वाला है, जो आज भी हो रहा है। तो ये जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स यानी आपका नॉलेज है।
और जैसे जैसे ये नॉलेज आप में बढ़ने लगेगा, ऑटोमेटिकली आप में एक्सेप्टेंस लेवल्स बढ़ जाएंगे। और ये पैंडेमिक को आप एक एक भले ही आप जैसे सुवर्णाक्षरों में लिखा जाता था वैसे काले अक्षरों में आप लिखा जाएगा, मगर ये 1-1.5 साल पूरी सृष्टि होल्ड पे गई थी, हॉल्ट पे गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ये खत्म हो गया तो ये दुगने जोर से ये फिर से उन्होंने पॉपअप किया, या तो जंप ले ली, और ये इकोनॉमी, ये समाज, ये फिर से दौड़ने लगे। ये अगर आप फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हो तो आज जो आपके ऊपर स्ट्रेस है, आपके ऊपर जो आपके ऊपर एक नेगेटिविटी आ गई है, उस नेगेटिविटी से आप बहुत सहजता से भिड़ पाओगे, क्योंकि मैं अकेला सफर नहीं हो रहा हूँ, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि इसमें सफर हो रही है। इसका मतलब मैं भी उसमें का एक पार्ट हूँ, और उसमें अगर मेरे बाकी के हिसाब से अगर मेरे कष्ट कम है तो मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझना चाहिए। ये जो विचार है इसको एक पॉजिटिव थिंकिंग में डालना, ये आपको तभी पॉसिबल होगा जब आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो। क्योंकि अगर इन चीजों की तरफ अगर आपने भावनाओं के साथ देखना शुरू कर दिया तो शायद आपको ना सोल्यूशन मिलने वाला है, ना आप इसके ऊपर से इस स्ट्रेस में से आप बाहर आ सकते हो। तो हर आई हुई घटनाओं को इमोशनली न देखते हुए उसको रैशनली देखना। क्या मैं अकेला हूँ? नहीं, पूरी दुनिया सफर हो रही है। क्या इससे पूरा खत्म होने वाला है? एब्सोल्युटली नहीं, कुछ खत्म होने वाला है नहीं। तो क्या मेरे धंधे आगे बढ़ेंगे नहीं, मेरा कामकाज आगे बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि और जोरों शोरों से ये 1-1.5 साल के बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म होने वाली है नहीं। तो जैसे जैसे जरूरतें खत्म नहीं होगी, अपने आप इकोनॉमी गियर अप में आ जाएंगी। जो मेरे सामने कॉमर्स के जो भी प्राध्यापक और जो विचार लोग है, इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं, वो भी शायद कुछ हद तक, क्योंकि मैं उतना अभ्यासक तो नहीं हूँ, मगर भारतीय पूरी जो अर्थशास्त्र है वो एक अपने आप में एक नीड बेस्ड इकोनॉमी सिस्टम है। और जहां जहां पे इस दुनिया में नीड बेस्ड इकोनॉमी है, वहां पर आज तक कभी भी किसी भी रिसेशन का और किसी भी इन चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट बैड हुआ नहीं है। ये भी आपने एक्सेप्ट करना है, मगर ये आप कब बोल पाएंगे? जब आपको उस टाइप का नॉलेज। तो जैसे जैसे नॉलेज आपके पास ज्यादा आने लगेगा, वैसे वैसे आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट की तरफ आप लेके जा रहे हैं। और इसलिए आपकी रैशनैलिटी रहना, आपने रैशनली चलना, ये बहुत जरूरी है। और रैशनली जैसे जैसे आप चलने लगोगे, ऑटोमेटिकली आप में एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगी और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने लगेगा। मगर जब भी मैं रैशनली चलने की कोशिश करता हूँ, या तो मैं लोगों को रैशनलिटी के ऊपर चलो इस टाइप से मैं अगर बोलने की कोशिश करता हूँ, तो उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सब ऐसा ड्राई कर रहे हैं हमारी जिंदगी को, क्योंकि इमोशंस को मैं गायब कर रहा हूँ मेरी जिंदगी से। मेरा कहने का मतलब, फिर से मैं दोहराता हूँ, वैसा नहीं। ये जिंदगी की जो मशीनरी है, ये मशीनरी चलने के लिए, ओके, मशीनरी कब चलेगी? जब आप प्रैक्टिकली साइंटिफिक सोचोगे तब मशीनरी चलेगी। ये सब पुर्जे अच्छे चलने के लिए, ये जिंदगी की मशीनरी अच्छी चलने के लिए ये बहुत ज्यादा रफ टफ ना हो जाए, इसलिए उसमें जो लुब्रिकेंट डालने पड़ते हैं, यानी एक ऑयल, या तो ये जो कुछ 4 बूंद डालने पड़ते हैं, वो 4 बूंद यानी कुछ नहीं, तो दोज आर इमोशंस। यानी ये जिंदगी की चक्री अगर मैं रैशनली चलाने लगूं तो ये रूखी सूखी ना होना चाहिए। इसलिए जो 4 बूंद मुझे इमोशंस के डालने पड़ते हैं, यानी वो एक्चुअली ऑयलिंग है मेरे मशीन में। और इमोशंस की जो जरूरत है वो केवल और केवल इतनी ही है, नहीं तो आप गलतियां ज्यादा करोगे। अगर आपने अपने पुराण से लेके तो आज तक के जितने भी आपने गलत लोग देखे, या तो जिनके बारे में आपको लगता है कि इन्होंने गलत किया, ऐसे देखे, तो आपको पता चलेगा विद्वान और वो ज्ञानी नहीं थे, ऐसा नहीं था, मगर उनके डिसीजंस में रैशनैलिटी नहीं थी, उनके डिसीजंस में इमोशंस थे, और इसलिए वो पापी और गलत कहलाए। यानी बिल्कुल आपने दशानंद रावण की भी अगर बात करें तो भी उसकी जो गलतियां थी वो गलतियां इमोशनल होने के कारण हुई, ज्ञान की कमी नहीं थी। कंस, रावण, दुशासन, दुर्योधन, ज्ञान की कमी नहीं थी। अगर पांडव और कौरवों की बात करें तो दोनों के गुरु एक ही थे, आचार्य द्रोण ने दोनों को शिक्षा दी है, मगर उसमें से कुछ शिष्य जिसको पांडव कहलाते हैं और कुछ शिष्य जो कौरव कहलाते हैं, उनके इसमें इतना बुरा व्यवहार होने की जरूरत क्या थी?
क्या ज्ञान की कमी थी? नहीं, इमोशंस वाज द प्रॉब्लम। क्योंकि जैसे जैसे मेरे डिसीजंस ये इमोशन ड्रिवन होने लगते हैं, वैसे वैसे मेरे हाथों से गलत चीजें होने लगती हैं। और ये चीज को अगर आपने एक बार एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो आपके हाथों से गलतियां करना अपने आप कम हो जाएगा। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ इमोशंस इन द लाइफ। यानी उसकी जरूरत जरूर है, मगर जैसे जैसे मेरे डिसीजंस में इमोशंस का प्रभाव बढ़ने लगेगा, यानी मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस कम होने लगेगा। और ये इमोशंस का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, मेरे हाथ से गलत कृत्य होना ये अत्यंत स्वाभाविक है। इसलिए कई बार अगर मैं सृष्टिकर्ता के बारे में अगर सोचता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो अगर उसने सबको बनाया है तो ये पापी कैसे क्रिएट हुए होंगे, या तो गलत लोग कैसे क्रिएट किए होंगे उसने, क्या उसको क्या एंटरटेनमेंट होनी थी इसलिए उसने बीच बीच में ऐसे कुछ गलत लोगों का भी निर्माण कर दिया? ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी जो कृषि करता है, जो भी क्रिएटर है, वो गलत चीज कभी बनाता ही नहीं। अगर आप मूर्तिकारों की भी अगर बात करें, कोई कला के आविष्कार को या तो किसी आर्टिस्ट के से भी अगर बात करोगे, तो वो गलत चीज अपने आप बना नहीं सकता। तो ये सृष्टिकर्ता ने भी ये गलत लोग कैसे क्रिएट किए होंगे? उन्होंने गलत लोग क्रिएट नहीं किए थे, तो उन्होंने केवल लोग क्रिएट किए थे। और मगर इसमें से एक लॉजिकली इन्फरेंस मैं जरूर निकालता हूं कि ऊपर वाले ने इंसानों को क्रिएट करते हुए बाकी हर चीज अपने हाथ में रखी, मगर एक ही चीज उसने इंसान के ऊपर छोड़ दी, एंड दैट इज इमोशंस। और वो कंट्रोल उसने अपने हाथ में नहीं रखा। तो इसलिए आपको दुष्कृत करने वाले और गलत निर्णय लेने वाले गलत लोग जितने भी दिखेंगे, समझ लेना कि इनके इमोशनल लेवल दे आर ऑन द हायर साइड। और ये इमोशंस है जो आपसे गलत कृत्य कराते हैं। और जैसे जैसे इमोशंस आपके कम होने लगेंगे, या तो समझ लीजिए आपके इमोशंस के कंट्रोल डेवलप होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो कृत्य है, आपके हाथों से गलत चीजें होना अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि आप जिंदगी की कोई भी ऐसी एक घटना, आपकी कोई भी गलती आपके सामने लाइए और उसका थोड़ा एनालिसिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो गलती आपसे हुई या तो आपने वो गलती की क्योंकि आपके इमोशंस उस वक्त हायर साइड में थे। यानी आपके डिसीजंस को अगर रैशनली चलाना है तो लॉजिकली फैक्ट बेस ही चलना है। और अगर फैक्ट बेस और लॉजिकली मैं चलने लगूं तो ऑटोमेटिकली मैं इमोशंस को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, और जैसे ही मैं इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट उसमें से कम कर देता हूं, मेरे डिसीजंस जो है वो सही निकलना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ रैशनैलिटी इन सक्सेस ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज यू बिकम एब्सोल्युटली न्यूट्रल। और ये न्यूट्रलिटी यानी मैं उस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की न्यूट्रलिटी से भी बढ़कर मैं मान रहा हूं, बिकॉज दे आर ऑल्सो बाउंड टू टेक द डिसीजंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन यूर दिस रैशनल थिंकिंग देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर द डिसीजन मेकर। तो आपके सद्विवेक विचारी बुद्धि को जो आपको लगता है कि ये सही है, ऐसा आप अगर करते हो और आपका डिसीजन लेते हो, मुझे नहीं लगता कि आपसे आपके हाथ से कोई गलती हो सकती है। और जिस दिन आपको उस चीज के बारे में नॉलेज ना हो, आप लॉजिकली कनेक्ट ना कर सकते हो, तो आप किसी और के पास जाके उसकी सलाह लेते हो, मगर वो आदमी कौन होना चाहिए? वो भी एक कंसल्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो मुझे न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि मैं उसके बारे में जानकारी जब रखता नहीं हूं, इसलिए मैं वो निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। इसलिए मैं उस एक्सपर्ट्स के पास गया और उसकी तरफ से मैंने अपने आप को ये निर्णय दिलवाया, और इसलिए उसमें भी गलत होने के चांसेस कम है। मैंने मेरे दोस्त से सलाह ली, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। भाई तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये आपके इमोशंस हो गए, मगर इस निर्णय को सलाह देने योग्य वो है कि नहीं, ये फैक्ट कि अगर अगर आप नजरअंदाज करते हो तो उसकी सलाह आप गलत ले रहे हो। So again here emotional intelligence is working. This is how this rationality, rational thinking and emotional intelligence are going hand in hand.
इसलिए रैशनली चलना यानी न्यूट्रली रखना। जैसे ही आप न्यूट्रली हर चीज की तरफ देखने लगोगे, निर्णय लेने की क्षमता में जो बढ़ोतरी आएगी, दैट विल बी अमेजिंग। इसका मतलब आप इमोशनल नहीं हो क्या? ना ना ना, मैं बहुत इमोशनल। मैं तो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मानस शास्त्र का अभ्यास अगर इमोशनल नहीं है तो वो उसका अभ्यास ही नहीं कर पाएगा। मगर इन इमोशंस को और मेरे इमोशंस को एक्सेप्ट करना, उनको पालना, उनको एंजॉय करना, मगर जैसे ही निर्णय लेने की कोई क्षमता मुझ में अगर बढ़ानी है, तो उस वक्त मेरे इमोशंस को मैंने अपने आप को बाजू रख पाना, दैट इज द विक्ट्री, दैट इज रिक्वायर्ड। So whenever you are taking any call, always look to under what responsibility you are taking that call. If you are sitting on the chair of the principal, what principal should act at that point of time? That is rationality. तो जब भी हम लोग इस ढंग से एक बार इसको अगर हम एक्सेप्ट करने लगे, ऑटोमेटिकली निर्णय लेने की आपकी क्षमताओं में एक अलग हद तक आप आगे बढ़ जाओ। इसके अगर कोई और उदाहरण में अगर आपको देने की कोशिश करूं, तो भी मैं इसमें आपको 2-4 ऐसे चीजें बता सकता हूं कि जिसमें डिसीजंस ये आपको प्रैक्टिकली लेने चाहिए और इसके ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। तो जब भी मैं इमोशनल रहना चाहिए, रैशनल रहना चाहिए, इसके ऊपर मैं जब बात करता हूँ, तब लोगों को मैं हर वक्त बोलता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि आपके निर्णय में केवल 2-4 बूंद इमोशंस को रखिए, जो लुब्रिकेंट करके आपकी मशीनरी चालू रखे, अदरवाइज द डिसीजन शुड बी एब्सोल्युटली रैशनल। ये मैंने बताया। नंबर 2, मैंने इमोशंस के बारे में, उस इमोशंस की जरूरत क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको 2 उदाहरण देता, जिसके कारण आपको फिर से पता चले दैट अल्टीमेटली डिसीजन शुड बी टेकन एब्सोल्युटली रैशनली। पहला उदाहरण है, जैसे मेरे जब पिता गुजर गए, मेरी उम्र कुछ 28-29 थी, और मेरा और मेरे पिता का बहुत अच्छा डायलॉग था, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो वो जाने के बाद मुझे रोना आना, जो अत्यंत स्वाभाविक है। मैं फुट के रो रहा हूँ, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया और मैं रोया, मगर उनको लेके घर में नहीं बैठा। उनके फ्यूनरल के लिए उनको शमशान लेके जाना, ये मेरा अल्टीमेट डिसीजन था, और जो बहुत जरूरी था। आप भी लेते हो, सभी लेते हो। So at that point of time, even if the emotions are on the threshold of its limit, but still the decision taken is very rational, that taking that body to the Samshan Ghat, the decision was rational. आप करते हो, मैं करता हूँ, हर एक जन करता है, यानी आपको पता है रैशनल डिसीजन क्या होता है। दूसरा उदाहरण, जब भी कोई लड़की ससुराल जाते होती है, पूरा मंडप, पूरा शामियाना रो रहा है, इसके माता पिता रो रहे, बच्ची के लड़की रो रही है, वो देखकर लड़के वाले भी रो रहे हैं, प्यार भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं। बावजूद इसके ना लड़की बोल रही है कि मैं नहीं आती, ना उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि मैं इसको नहीं भेजता, ना रोने वाली जो वर पिता और या तो वो जो दूल्हा है वो ये नहीं बोल रहा है कि तू मत आ। अल्टीमेटली दे आर टेकिंग हर टू द ससुराल। Here also the emotions are on the threshold, but the decision taken is rational. तो साहब आपको सबको पता है कि अल्टीमेटली डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, मगर हम लोग अपने सुविधा के लिए कई बार ये रैशनैलिटी भूल जाते हैं, और इसलिए हमसे गलतियां होती हैं। मगर अगर आपको सच में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर काम करना है, तो बाकी सब छोड़िए, आपको सबसे पहले रैशनल होना पड़ेगा। और ये अगर रैशनैलिटी अगर आपने लाना है, तो सी टू इट दैट व्हाटएवर यू आर थिंकिंग अबाउट एनी सॉल्यूशन, वेदर इट इज लॉजिकली करेक्ट एंड वेदर द सॉल्यूशन इज फैक्ट बेस्ड, the chances of getting the correct answer is more. And the moment you start getting the correct answers, I think you are on the path of emotional intelligence. ऑर्गेनाइजेशन में कई बार इमोशनल इंटेलिजेंस की इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। अब और एक आपको मजा बताता हूँ। एक मैनेजर है, वो बहुत ही रैशनल है, वो प्रैक्टिकल है, ऐसा समझ लीजिए। मे बी ही इज द ओनर, फॉरगेट मैनेजर, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, एंड उसका काम ये है कि वो अपनी कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग रखे, वो अपने कंपनी को सक्सेसफुल बनाए।
उसके दिमाग में बाकी कोई चीज नहीं रहती, उसको चाहिए यानी काम और प्रॉफिट्स। नेचुरली ये इंसान में भावनाएं कम है। अब उसके ऑफिस में एक पर्टिकुलर लड़की का बर्थडे है और वो लड़की का बर्थडे होने के कारण वो उस दिन बड़ी सज-धज के आई है। आज उसका बर्थडे है इसलिए उसके जो कलीग्स है, आजू बाजू वाले जितने दोस्त लोग हैं वो भी बड़े उत्साहित है। और जैसे ही बॉस ऑफिस में आता है तो वो ओवरऑल माहौल देखता है, कुछ तो भी फेस्टिवल जैसे माहौल उस ऑफिस में नजर आता है। वो अंदर आ जाता है, कहीं तो भी उसमें एक इरिटेशन डेवलप होने लगता है कि व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, दिस इज ऑफिस प्लेस, दिस इज नॉट योर होम। उसके दिमाग में ये सब विचार आ रहे हैं। जो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट है वो इसको कैसे हैंडल करेगा, और जो इसमें जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है वो कैसे हैंडल करेगा, ये दो रूप आपको यहाँ देखने मिलेंगे। एंड देयर एक्चुअली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है वो जो ओनर है वो बाहर जाएगा, वो बिजनेसमैन है, उसको पैसा चाहिए, उसको काम चाहिए, उसको बाकी सब चीजें नहीं चाहिए। वो वहां जाता है और बोलता है यस व्हाट इज गोइंग ऑन। वो बोलते हैं सर आज इसका बर्थडे है। अरे वाह दैट्स ग्रेट, पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी आते वक्त कुछ लेके आता था भाई, केक वेक का इंतजाम करो। गुड दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फिर क्या प्लान है? सर नहीं आज ऑफिस छूटने के बाद हम लोग पार्टी करने वाले हैं। अरे वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड। तो एनीवे गो अहेड और छोटी सी केक ले आओ अपनी तरफ से, ऐसा करता है। और फिर उसके बाद में केबिन में जाके उनमें जो एक थोड़ा टीम लीडर जैसे जो एक उनका मुखिया है उसको अंदर बुलाता है, भाई वो तो सब ठीक है मगर देखना ना अपने को कल ये डिलीवर करना है या तो कल ऐसा ऐसा अपना काम आज खत्म करना है। तो वो पार्टी वार्टी तो होती रहेगी मगर थोड़ा जरा इधर में भी पुश कर। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस हैज डन हियर, ही हैज एक्सेप्टेड द ओन इमोशंस। उसके इमोशंस कौन से हैं? उसमें इमोशंस एकदम नहीं है। ये ओनर में वो रुखा सूखा है, उसको पैसा चाहिए, उसको कंपनी चाहिए, उसको काम चाहिए, तो उसमें इमोशंस एकदम कम है। मगर उसने अपने कम इमोशंस को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरे में कम है और इन चीजों में मुझे दिलचस्पी नहीं, मगर ऐसा होता है। लोग इमोशनल होते हैं, लोगों को ये अच्छा लगता है, भले ही ऑफिस में ये सही ना हो, भले ही अभी ये गलत हो, मगर मेजॉरिटी पीपल कैरी सच इमोशंस एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड एक्सेप्ट देयर इमोशंस। मेरे में नहीं है तो भी मैंने इन सामने वाले इमोशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये वो अपने आप को कहता है और उसकी एक्शन इस ढंग से होती है। So what he has done, he accepted the own emotions, accordingly he took some changes in his own personality, he respected the emotions in the society, others, okay, accordingly he took the language motivation, so he was emotionally intelligent there। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है वो क्या बोलेगा, अपने इमोशंस, सिर्फ अपने इमोशंस को वो एक्सेप्ट करेगा कि मुझे ये नहीं चलता, इनको पता नहीं है क्या, दैट्स इट। ही कम्स आउट ऑफ केबिन, एकदम उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, सन्नाटा छा जाएगा। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, डू यू नो, वी हैव टू डिलीवर दिस टुडे नाइट और टुमारो नाइट, वी हैव एम्पल टाइम आफ्टर दिस। ये होने के बाद ये सब नौटंकी करना यहाँ नहीं। एंड entire scenario is spoiled, he is a bad manager, he is a bad leader। यहाँ पे और क्या क्या हुआ, सोशल माहौल को वो समझ नहीं पाया, इमोशंस को वो समझ नहीं पाया, उसने दोनों चीजों को रिजेक्ट किए, यानी उसका सोशल इंटेलिजेंस कम है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, उसकी ऑटोमेटिकली लीडरशिप कम हो गई। दिस इज हाउ एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस हैपेंस इन द डे टू डे लीडरशिप। Acceptance of the emotions is a very important factor in emotional intelligence। सब बराबर है, ये गलत नहीं है, ये इंसान, इसका ऑफिस है, इसने इन्वेस्टमेंट की है, इसका बिजनेस है, मगर when the purpose of the business is very much clear in the mind, accordingly decisions are taken, because this entire team is a part of the business। और ये अगर पूरी टीम अगर मोटिवेटेड और पॉजिटिव नहीं रही तो काम होने वाला नहीं है। यानी वो पर्पस पूरा करने के लिए, टीम को संभालने के लिए अभी मेरा डिसीजन ये बिजनेस डिसीजन होना चाहिए, ये जिसे समझता है दैट इज द लीडरशिप। और ये जिस लीडर को समझ लेना कि वो तरक्की के ऊपर आगे चलने लगेगा।
बिकॉज ऑटोमेटिकली कितनी बातें यहाँ पे हुई, उसने पूरे स्टाफ को जीत लिया। जो बर्थडे वाली गर्ल थी वो तो ओवरवेल्म हो गई, वो दूसरे दिन से उसको और रिटर्न्स देने की भी कोशिश करेगी। जो उनका टीम लीड है वो भी हैप्पी है। ऐसा करके एक माहौल को समझना यानी सोशल इंटेलिजेंस, सोशली अपने आप को उस ढंग से पेश करना अगेन सोशल इंटेलिजेंस, इमोशंस के अपने कंट्रोल करना इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस के सामने वालों को एक्सेप्ट करना अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके रैशनल डिसीजन लेना, दैट इज लीड्स टू द बेस्ट लीडरशिप इन द वर्ल्ड। You need to understand the importance of all these three factors. इसलिए मैंने जब शुरू की तो शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि ये बहक रहा है बातें करते करते ये इंसान, मगर क्या करूं अगर ये तीनों चीजों को मैं अगर आपके सामने पेश नहीं करता, आपको इन चीजों को क्लब कैसे करना ये नहीं समझाता, तो शायद इमोशनल इंटेलिजेंस आप समझ नहीं पाए। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार फेवरेटिज्म इट इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपनियों में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए बीच में हमारा एक रिसर्च उसके ऊपर हमारा अभी उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश होगा कि जिसमें हमें ऐसा पता चला कि द टीम कंपोजिशन एंड द लीडरशिप, इसके ऊपर जो हमने काम किया, दैट फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। टीम कैसी रहना चाहिए ये हो गया एक टिपिकली मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट डिसीजन, मगर टीम कैसी रहनी चाहिए, इट शुड बी लीडर सेंट्रिक। ये दिस इज द अनदर फाइंडिंग, एनीवे आई एम डाइवर्टिंग, फॉरगेट इट, बट एनीवे रैशनैलिटी, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको और एक इंटरेस्टिंग आपको किस्सा बताता हूं। वो है अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने का। प्रतापराव गुजर करके उनके एक सरसेनापति थे, और प्रतापराव गुजर ने बहलोल खान करके जो एक खान था उसके ऊपर चढ़ाई करके उसको चित किया था, और वो शरण आने के बाद उसने बड़े चतुराई से प्रतापराव गुजर के सामने अपने आप को पेश किया, ओके शरण आया हूं मुझे छोड़ दीजिए, ये सब बातें की, और प्रतापराव गुजर सर सेनापति होने के कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया। और उससे जो मिला हुआ नजराना था वो पूरा नजराना लेके वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में आए, नजराना पेश किया। तब तक ये बातें महाराज को पता चल गई थी कि इन्होंने बहलोल खान को छोड़ दिया। वो अपने गुस्से के ऊपर काबू न कर पाए और पूरे भरे दरबार में उन्होंने प्रतापराव गुजर से ये बात की कि उन्होंने ये गलत किया, उसने बहलोल खान को छोड़ दिया। दूसरे एक क्षण प्रतापराव गुजर वहां से निकल पड़े, उनके साथ केवल 7 सिपाही थे, मावड़े थे, और वो 7 के साथ प्रतापराव गुजर बहलोल खान के ऊपर टूट पड़े। नेचुरली 7 जन बहलोल खान की पूरी सेना, ये 7 जन के साथ प्रतापराव गुजर मारे गए। अब इस घटना को इतिहास में एक स्टोरी करके 10 बार सुनाया होगा, मगर अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसमें बराबर 2 चीजों का आपको एनालिसिस देखने मिलेगा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर ये एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको इस ढंग से इसी घटना को मैं पेश कर सकता हूं। सबसे पहली चीज, प्रतापराव गुजर के पास बहलोल खान को मारने के बाद बहलोल खान शरण आया और उसने नजराना दिया और ये पिघल गए। इट वाज अ लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द डिसीजन टेकन वाज रॉन्ग एंड ही वाज लेफ्ट। दूसरा, वो दरबार में आने के बाद महाराज को उनका गुस्सा आना और उसी गुस्से को उसी वक्त उन्होंने बयान करना प्रतापराव के सामने। इट वॉज अ लैकिंग ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये चीज शायद एक बंद कमरे में होती तो उसका इफेक्ट अलग आता था, मगर उस वक्त उस लीडर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल न करते हुए, सोशल माहौल को समझते न हुए अपने आप को गुस्से में पेश किया। इट वॉज अ लैक ऑफ सोशल इंटेलिजेंस देयर। इमीडिएटली उस चीज को गुस्सा आके फिर से उसके ऊपर दौड़ जाना, अगेन इट वाज लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी ये जो भावनाएं हैं, अगर आपने देखा तो ये भावनाएं आपकी जिंदगी में केवल और केवल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगेन लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल और आर्गुमेंटिंग काइंड ऑफ स्टेटमेंट बाय मी। कई लोग हैं जो इस चीज के ऊपर पसंद नहीं आएगा उन्हें, मगर याद रखना
आज तक की दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, वो प्रॉब्लम्स का क्रिएशन ये इमोशंस के कारण हुआ है, और उसका जो निवारण हुआ है वो रैशनल लेवल पे या तो विवेकी विचारों से हुआ है। यानी अगर आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को अगर आपको कम करना है या तो आए हुए प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, तो आपका अप्रोच इमोशनल, इंटेलिजेंट और रैशनल चाहिए। और अगर आपको गलतियां करनी है तो आपको रैशनैलिटी को भी दूर रखना है और इमोशनली चलना है, तो समझ लिए गलतियों के ऊपर गलतियां होना शुरू हो जाएगा। So the problems are always created due to the emotions, and they are very well handled and tackled when you become rational. So this is all about the emotions and the rationality. मुझे लगता है अगर इसमें अभी तक अगर कुछ अभी सवाल जवाब भी इसके ऊपर हो जाए, तो क्या यानी कुछ डिस्कशन भी इसके ऊपर अगर कोई करना चाहता है तो भी वेलकम, मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि विषय ये ऐसा है कि इसके ऊपर जितने उदाहरण हम देते देते आगे बढ़े उतना उतना आपको मजा आता जाएगा। बट सर्टेनली देयर आर सम टाइम कंस्ट्रेंट एज वेल। 12:05 हो रहे हैं, तो कुछ अगर डिस्कशन हो जाए, कुछ सवाल के अगर जवाब मैं दे पाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। Any questions? सर चार्ट में इमोशनल की डेफिनेशन पूछी गई है। इमोशनल यानी क्या? इमोशनल यानी क्या, जैसे मैंने कहा ना, इमोशंस ये हर जीवित प्राणी में होता है। आप बिल्कुल वो यानी पेट एनिमल में भी देखा जाता है और वन्य जीवों में भी देखा जाता है, मगर इसका सबसे ज्यादा जो प्रमाण है वो इंसानों में देखा जाता है, और वही आपकी स्ट्रेंथ है। और इसलिए भावनाएं रहना ये इंसान की एक कुछ काइंड ऑफ इंडिकेशन है। और ये भावनाएं है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी दुख और दर्द होने के बाद अपने आप को भी उस दर्द को फील करना और आंखों में पानी आ जाना, यानी भावनाएं। और किसी का आनंद देख के अपने को भी, अपने आप भी हर्षोल्लासित हो जाना और उसमें आनंद आना, ये भी जो है ये भी एक भावनाओं का ही प्रमाण है। वैसे ही ये भावनाएं जब हमारे आपे में नहीं रहती, तब जो हमारा बिहेवियर रहता है उसी को हम लोग गुस्सा भी बोलते हैं। तो इमोशंस के ये सिक्के के ये दो पहलू हैं। एक यानी जहां पर आंखों में पानी आना, दर्द, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, फन, और एग्जैक्ट उसकी जो दूसरी बाजू है जो इमोशन के ही कारण होती है, और दैट इज एग्रेशन, गुस्सा, और उसके बाद में ये सब बाकी चीजें, सेल्फ एस्टीम बोल सकते हो, ये सब चीजें वहीं से तैयार होती है। इसलिए इमोशंस यानी दोनों चीजें, गुस्सा भी और दर्द और आनंद, ये दोनों वक्त देखकर ओवरवेलम होकर आंखों में पानी आना, बोथ आर द सेम थिंग। और कुछ एक सवाल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस अगर ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए। एक्चुअली स्ट्रेस, ये जो रीजन है, ये जो स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस आने का बेसिक रीजन ही नॉन रैशनल थिंकिंग है। ओके, इरेशनल थिंकिंग से ही स्ट्रेस आता है। एक्सेप्टेंस अगर आप जाते हो तो आपको स्ट्रेस कम आता है। ओके, इसको और एक्सप्लेन अगर मैं करने जाऊं तो मैं बता सकता हूं कि जब भी लोगों को लगता है सहन करना, टॉलरेट करना, ओके, यानी फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई चीजें नॉनसेंस हो रही है, और नॉनसेंस उन चीजों को या तो जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं अगर टॉलरेट कर रहा हूं, तो टॉलरेट लीड्स टू स्ट्रेस, एक्सेप्टेंस लीड्स टू स्ट्रेसलेस लाइफ। ओके, फॉर एग्जांपल कोई इंसान बेवकूफ जैसे अगर सामने बातें कर रहा है और मैं उसको टॉलरेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं सुन भी रहा हूं और मैं उसको जवाब न देने की कोशिश कर रहा हूं, यानी आई एम क्रिएटिंग द स्ट्रेस इनसाइड। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी कोई बेवकूफ इंसान अत्यंत बेवकूफी की बातें सामने कर रहा है, तब अगर मैं अपने आप को बताता हूँ एनीवे, अच्छा ये इंसान ही ऐसा है, इसका मतलब इससे इससे ज्यादा कुछ अपेक्षाएं नहीं हो सकती, यानी ये ऐसी ही बातें करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली मैं उस इंसान को एक्सेप्टेंस मोड में लेके जाता हूँ, और वो ये एक्सेप्ट करने के कारण मुझ पर उसका स्ट्रेस नहीं होता। हमारा स्ट्रेस जनरली हम सामने वाले में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं इसलिए आता है, कभी भी।
किसी घटना का भी अपने आप के ऊपर स्ट्रेस आना, ये भी उसी का कारण है, मगर उसको रैशनली एक काउंसलर उसको हैंडल करता है। मगर कोई सवाल है? अच्छा, एनीवे सर, यू सेड इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इन बॉयज देन गर्ल्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था कि वो पेपर आप देख सकती हो कि ये किसने लिखा था। 1986 में डोंगा ने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, जिसने उसमें बोला है कि इंसानों में, पुरुषों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है और स्त्रियों में इंटेलिजेंस कम होता है। ये 1986 के रिसर्च पेपर में, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में पब्लिकेशन हुआ है। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा अगर मैं आपको टिप्पणी कर सकता हूँ तो वो ये नहीं कि अगर इंसान यानी क्रिएटर ने जब ये जेंडर को डिफरेंट क्रिएट किए, पुरुष और स्त्री, तो पुरुषों में एक यानी ही इज अ मैस्कुलाइन पर्सन, ये वो मसल के ऊपर चलने वाला एक इंसान है। ओके, सो ऑटोमेटिकली उसके जो इमोशनल लेवल्स है वो कम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जेंडर वाइज स्त्रियों में, ओके, जहां पे इमोशंस उसने ज्यादा रखे हैं, और इमोशंस वो उसने स्त्रियों में ज्यादा रखने के कारण ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ आने वाले जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्त्रियों में आते हैं। सबसे पहले ने केयर लेना। ओके, तो अब मेरे साथ ये भी बहस हो सकती है कि पिता भी केयर लेता है, मगर पिता का केयर लेना और उस माँ का केयर लेना बच्चों की, इसमें एक बहुत फर्क है। इमोशनल केयर लिया जाता है वो माँ की तरफ से ही लिया जाता है। सो ऑटोमेटिकली स्त्रियों के जो इमोशनल लेवल से ये हायर साइड में है, और अगर स्त्रियों की इमोशनल लेवल हायर साइड में है, जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके डिसीजंस में इमोशंस का प्रमाण बढ़ने लगता है, और इमोशंस का प्रमाण उसमें बढ़ने के कारण उनके आंसर्स में रैशनली आंसर्स कम रहने लगते हैं, और इसलिए उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कम आता है। ये आप लॉजिकली भी इसमें से अर्थ निकाल सकते हो। उसके बाद में क्या है, बट सो मेनी फैक्टर्स सच एज कल्चर, ethnicity, living condition, etc. affect your emotional intelligence. Certainly, इसका मतलब क्या है? आपने मुझे बताया कल्चर। Understanding the culture is nothing but the knowledge. Yes, it is affecting the decision making. Ethnicity, yes, आपका जो अप्रोच है वो आपके नॉलेज के कारण जिस ढंग से डेवलप हुआ है, तो उसके कारण आप में बदलाव आया। ओके, फिर आपने बोला है कि लिविंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस जो है वो कंडीशंस यानी एनवायरनमेंट, वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करती है। सो ऑटोमेटिकली ये सभी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है, मगर इमोशनल इंटेलिजेंस को अफेक्ट करने के लिए जो मैंने बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि योर इंटेलिजेंस इज हाईली बेस्ड ऑन द नॉलेज एक्वायर्ड, और ये तीन फैक्टर्स है जिसके कारण आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज ड्रिवन आंसर होने लगा, और उसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ये ज्यादा आया। So I feel that I am making myself clear as much as possible. Hence, is it right to generalize the statement that boys have more intelligence than girls? Yes, certainly. Certainly, boys having more emotional intelligence than girls. Okay? क्योंकि आपका जो गर्ल्स का जो लाइफ है that is more emotion driven. Okay? और इसलिए ऑटोमेटिकली वो रैशनली कम चलता है। अब आपको और एक उदाहरण देता हूँ। बीच में मैंने एक सर्वे किया था अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, कि जहां पे मैंने उनको बोला था कि कोई भी महिला से अगर गलती होती है तो क्या वो सॉरी बोलकर चुप बैठती है। ओके, तो मुझे ज्यादातर जवाब ऐसे मिले कि नहीं, वो सॉरी तो बोलती है मगर वो एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहती कि ये गलती मेरे से क्यों हुई। Actually, what exactly this act is, this is rationalizing the mistake. Why this rationalization of mistake is happening? Because emotions levels are high. For example, मेरे सामने मेरे स्टाफ में से कोई लेडी आज लेट आती है, तो लेट आने के बाद मेरी तरफ जैसे ही नजर उससे मिलती है एज ए बॉस, वो इमीडिएटली एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती है कि टायर पंचर हुआ, पेट्रोल खत्म हुआ, कॉप ने पकड़ा, ट्रैफिक ज्यादा था, घूम कर आना पड़ा घर से। एक्चुअली ये कोई भी चीज ना उसे पूछे जाती है, ना उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। एक्सपेक्टेड केवल इतना है, बिकॉज द बॉटम लाइन इज शी इज लेट। व्हाट इज एक्सपेक्टेड? Rationally, she should say, sorry sir, I am late, and she should start the work. But even if we do not ask her, usually girls are always in a mood to explain that how this happened,
by mistake by her. This is because of the emotions. और जैसे जैसे ये जिनमें इमोशंस ज्यादा है ना, पुरुषों में भी जहां इमोशंस ज्यादा है वहां पे वो पुरुष भी इस टाइप से बिहेव कर सकता है. So it is not the matter of only स्त्री और पुरुष, it is the matter of the emotions. And since the emotions in the girls are more, they are on the more irrational part. Okay. और क्या, अच्छा और कोई सवाल की जब पूछना चाहता है, जानना चाहता है, या तो जो चीज मुझसे छूट गई हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो, यानी आप मुझे आपका माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर कोई आर्गुमेंट होगा तो भी कर सकते हो, क्योंकि आर्गुमेंट भी होना चाहिए. Yeah, please. Sarvesh here. So I think many a times people do not have sufficient knowledge about their own emotions, and they decide to act rationally but end up suppressing their emotions in this process. Right. But here again, you are trying to say they are suppressing the emotions, and I am saying that do not try even suppressing the emotion. Just go rationally. Right, sir. Just go. Yeah, but my question is, sometimes people don't have knowledge about their emotions, right? So how do you? सर्वेश, आपकी आवाज चली गई फिर से, आप रिपीट करेंगे? Hello, can you hear me now? Yes. Sir, they end up suppressing their emotions. So how do you address such people as a counselor? नहीं, ये भी जब वो सामने आके मेरे साथ वो सिचुएशन जब बोलते हैं तभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊंगा. ओके, क्योंकि जैसे आपको सास बहू, ओके, ये सास बहू का जो रिश्ता है ये पीढ़ियों से चल रहा है. ओके, ये बहू बोलते रहती है कि जैसा बिहेवियर मेरी सास आज कर रही है मैं वैसा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, तो शायद वो वैसा नहीं करती मगर वो दूसरा करती है. ओके, क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये जो पार्ट है ना, दैट इज द इमोशनल पार्ट. ओके, सो ऑटोमेटिकली एवरी इमोशनल पर्सन ऑलवेज हैव द पोजीशन. ओके, इसलिए आपको नौकरी छोड़ने वाले जो लोग रहते हैं ना, आईटी इंडस्ट्री में भी जंप लेने वाले जो ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकली रैशनली थॉट लेने वाला इंसान बहुत सहजता से एक कंपनी से दूसरे कंपनी में शिफ्ट होता है. मगर वहां जहां पे अगर इमोशनल ज्यादा है तो वहां पे रिटेंशन अपने आप ही ज्यादा होता है. So if any company is taking more emotional people in their industry, probably their attrition rate is less. This is how I look at it. Okay, so because of the emotions, the things are going to happen. But unless they really come to me or they come to anyone who will explain them that how these emotions are actually making their life miserable or bad, okay, they will never come to know, because everybody is finding that I am correct, I am good. Maybe even today I might have given some wrong information also, but as far as my own concept is concerned, I am saying that whatever I am telling is correct. तो ये तो इंसान की खासियत है, वो अपने कॉन्फिडेंस को लेके ही चलता है, मगर उसको किसी ने ये दिया दिखाने की जरूरत होती है कि हाउ यू आर रॉन्ग. Right, sir. Understood. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for this interactive session. आपके इस भूतपूर्व भाषण का तो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे जो मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगी. कि जैसे कि कार्यस्थल पर अगर योग्य निर्णय लेना है तो हमें इमोशन को एक लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए. दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हमारी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का भी आदर करे और उसे एक्सेप्ट करे, तो हमारे जो निर्णय है वो रैशनल हो सकते हैं. सोशल तथा इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके रैशनल डिसीजन लेना चाहिए. इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. जो भी मुझे समझ में आया मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की है. बहुत अच्छी तरह से आपने ये इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये आपने बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया है, और हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को इसका बहुत अच्छे से फायदा होगा. हमारी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए और हमारी कार्य संस्था को आगे बढ़ाने के लिए इसका जरूर हम लोग उपयोग करेंगे.
इसके बाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलिंद बारहते सर, इनसे प्रार्थना है कि वो इस अभूतपूर्व वेबिनार का अध्यक्षीय समारोह करें। मिलिंद बारहते सर जी। Hello, am I audible? यस सर, यस सर। आपके साहब नमस्कार। हेलो, हाँ सर, बोला सर। आवाज येतोय माझा? हो, येतोय। Eminent psychologist and today's speaker, Shri Milind Apte ji, inaugurator Principal Dr. Sushma Deshmukh, coordinator of this webinar, Dr. Mrs. Medha Kanetkar. Friends, it is a matter of pleasure for us that participants from all over India has joined this webinar on the topic emotional intelligence and essential skill for organizational behavior. Friends, most of us are working in various organizations or will be working in various kind of organizations. I think for the development of any kind of organization, teamwork is very important. Teamwork plays a very crucial role in the development of that organization. And for an efficient teamwork, I think emotional intelligence plays a very important part. Rather, emotional intelligence is the prerequisite because emotional intelligence helps in understanding others. It helps in improving interaction with others, which directly boosts the productivity of the organization, improves the relationships, and also improves the general quality of life. Most importantly, emotional intelligence can be learned so that one can always try to improve his or her emotional intelligence. Friends, I believe today's webinar on this important topic will definitely help in understanding such a topic like emotional intelligence, which will directly contribute in increasing your and your organization's efficiency or productivity rather. I take this opportunity to assure you that we will be organizing webinars on such important topics in future also. And I expect the same kind of response from all of you. I take this opportunity to thank Shri Milind Apte ji for guiding on such a important topic. Thank you all. धन्यवाद सर। आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देते हुए और आपका ये रिस्पांस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग थोड़ा सा सभी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इस वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसका यूट्यूब लिंक बना के मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी ताकि सभी को इस वेबिनार का लाभ हो सके। मिलिंद आप्टे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी एक विनती स्वीकार करके इस वेबिनार का प्रमुख भाषण यहाँ पे किया है और बहुत अच्छे तरह से सब स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज को समझाया है। बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुषमा देशमुख मैडम जो कार्य की व्यस्तता की वजह से जुड़ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपना संदेश हमें भेजा था, उनके भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे कॉलेज के प्राचार्य तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद बारहते सर, इन्होंने भी अध्यक्षीय समारोह किया और इस वेबिनार के लिए हमें परमिशन दी तथा यहाँ आके हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन किया। इसके बारे में भी इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
चला नमस्कार आपलं साहेब.